अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 8 पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की हैं तो पहले उनको वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ जाए। इस स्टोरी का जनर है सडन निकाह, हवेली बेस, रूट हीरो, स्ट्रॉन्ग हीरोइन, इनोसेंट हीरोइन, केयरिंग हीरो, सेकंड मैरिज, कज़िन मैरिज। बहुत ही शानदार सा नॉवेल है, रिकमेंडेड है। अगर आपने मेरे चैनल का कोई भी सिंगल नॉवेल देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये नॉवेल आप लाजमी देखें, आपको पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। जिस किसी ने भी मुझे मैसेज किए हैं नॉवेल नेम के लिए, तो जब ये नॉवेल कंप्लीट हो जाएगा मैं नॉवेल का नेम मेंशन कर दूँगी स्टोरी में, इस नॉवेल में। ओके, चलिए अपना नॉवेल आगे से स्टार्ट करते हैं। उसने अपने यूनी के दोस्तों को भी बुला लिया था। अमन अभी जूनी से बात कर ही रहा था कि उसे शहरोज़ एक बुज़ुर्ग के साथ आता हुआ नज़र आया था। ये अमन कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा चुका था, फिर भी तस्दीक करने के लिए पूछा था। ये मौलवी साहब हैं, हमारा निकाह पढ़ाने आए हैं। शहरोज़ के अलानिया कहते ही जूनी का मारे हैरत के मुँह खुला रह गया था। अमन का हाल भी ज़्यादा जुदा न था। तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? अमन चाहकर भी रोक नहीं सका था खुद को उसे टोकने से, जो हवा के घोड़े पर सवार नज़र आ रहा था। मैंने तुम्हारी सारी शराइत मान ली हैं, फिर किस चीज़ के लिए अपना वक्त ज़ाया करूं? मैं और वो दोनों ही निकाह के लिए राज़ी हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं ना। वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शहरोज़ अजल से गोया हुआ था। असल में उसे अपने पर एतबार नहीं था तो वो भी इब्राहिम बख्श का खून ही ना, वो अपनी ज़बान से ना फिर जाए। इस खौफ के ज़ेर असर वो जल्द से जल्द दिंगा कर लेना चाहता था। उसका पूरा जिस्म अजीब सी कैफियत का शिकार था। वजह हद से ज़्यादा खुशी या शायद खौफ के निकाह होते ही रुक न जाए। वो आफिया को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए फ़ौरन ही मौलवी साहब को ले आया था। मुकाबिल की बात सुन उसने अपने कमर पर हाथ टिकाकर अपनी पेशानी मस ली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला था, अब मौलवी साहब आ ही गए हैं तो निकाह हो जाने दो। क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो साले साहब? वो चाहकर भी मुँह बसोरे बगैर ना रह सका था। मगर शहरोज़, थोड़ा वक्त तो दो। अमन सही कह रहा है, हम घर से विदा करेंगे इसे। जूनी भी अमन का साथ देने चली आई थी। हाँ तो विदा घर से कर लेना, अभी निकाह हो जाने दो। शहरोज़ किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बेसब्री देख अमन ने हार मान ली, जबकि जूनी मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं आफिया को बता देता हूँ, अमन के कहकर कमरे में से चला गया था। आफिया इतने अचानक निकाह पर बहुत परेशान हो गई थी, मगर अमन के इसरार पर राज़ी हुई। फिर कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शहरोज़ के कहते ही आफिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वो जानती तक नहीं थी इस लड़के को जिससे उसका अचानक निकाह कर दिया गया था, वो भी आनन फानन। अजी सुनती हो? अभी वो आफिया के लिए खुश हो ही रही थी कि अचानक अमन ने उसके पास आकर ऐसे कैसे सरगोशी की। हाँ, वो चौंकी। उसे नहीं खबर वो हसीन नौजवान कब उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ था। लगे हाथ तो हम भी निकाह कर लें? उस हसीन लड़के ने लापरवाही से पूछा था तो दोनों समझी वो मजाक कर रहा है। बिल्कुल, उस चुलबुली गुड़िया ने बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए लापरवाही से जवाब दिया। उस लम्हे उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों निकाह जैसे अहम बात को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर पूरा फ्यूचर मंजर है उनका। तो चलो, उसने एक लम्हे की देरी किए बगैर हाथ थामा था। हाँ, अब जाके महसूस हुआ था उसके मुकाबले सीरियस था। एक मिनट, क्या वाकई वो खूबरू नौजवान निकाह करने का सोच रहा था उससे? वो भी तब जब वो पहले ही उसे मुफ्त में मुकम्मल मैसर है। जूनी को यकीन न आया। वो उसे हैरत से देखने लगी, जबकि वो मौलवी साहब के जानिब मतवज्जा हो चुका था। मौलवी साहब, एक निकाह और पढ़ा दें। ये कहते वो फ़ौरन ही जूनी के कान के पास हल्का सा झुका। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी जू, और मैं नहीं जानता मैं कल क्या कर जाऊँ। तुम्हारे मामले में मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। मैं इस वक्त बहुत से मसाइल का हल फ़कत निकाह को समझता हूँ। मैं मर्द हूँ जू, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है उससे तुम बेखबर नहीं हो, इसीलिए मुझे आजमाइश में मत डालो। वो नहीं जानती अमन अब भी खौफज़दा था कि जितनी वो उससे बदगुमानी रखती है मुमकिन है कि निकाह से इनकार कर दे, मगर फिर भी आज़मा रहा था क्योंकि जानता था मोहब्बत वो भी करती है। बस अपना लक आज़मा रहा था। बस बदगुमान है। भाई, आप वाकई निकाह कर रहे हैं? आफिया उसके निकाह का ऐलान सुन अपना गम भूल उसके लिए खुश हुई थी। हर बहन ही अपने भाई की शादी का अरमान सजाती है, उसे भी था। अल्लाह ताला कराए बस। अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख बेबसी से गोया हुआ था। उसने हाँ नहीं कहा, कहता भी कैसे? जुनाइशा बख्श का ये क्या भरोसा? उसे इल्म था उसकी पटाखा किसी भी वक्त कोई धमाका कर सकती है, इसीलिए खुदा ही वाहिद आसरा था जो उसका हसीना का दिल नरम कर दे। महर कितना लिखना है? मौलवी साहब के पूछते ही वो जूनी को गहरी बोलती निगाहों से देखते हुए बोला था, पूरा अमन बख्श चौधरी लिख दें। हाय हाय। इसके जवाब पर मौलवी साहब उसे उलझकर देखने लगे थे, और बाकी सब भी, जबकि जूनी समझ चुकी थी। वो पहले से ही जानती थी कि अमन के पास कुछ भी नहीं है अब देने के लिए।
मेरा मतलब था कि मेरा घर है, ज़्यादा मालियत का नहीं है, लेकिन मैं उसे जुनैशा के हक़ महर में रखना चाहता हूँ। सारी जायदाद तो पहले ही उसके नाम थी, अब उसे क्या देता भला। इसीलिए जो 2 साल में मेहनत करके घर बनाया था, उसकी मालियत हक़ महर में लिखवा दी। गोया शहज़ादा अपना सब कुछ लुटा चुका था उस लड़की पर, और जो बचा कुचा था वो भी लुटाने के लिए तैयार खड़ा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था ज़ूनी आफिया के साथ बेड पर, जबकि अमन शहरोज़ के साथ सामने सोफे पर बैठा हुआ था। जुनैशा अभी तक अमन को हैरत से तक रही थी। यकीन जो नहीं आ रहा था कि वो वाकई निकाह कर रहा है। बार तो तब आया जब उस नौजवान ने 3 बार कबूल है कह दिया। वो आफत की पुड़िया इतनी आसानी से रोने वाली चीज़ नहीं थी, मगर अमन के उसे अपने निकाह में कबूल करते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। वो एतबार करना चाहती थी इस लम्हे पर, मगर उसे एतबार नहीं आ रहा था। उसकी तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। उससे लगने लगा था अब कभी निकाह में नहीं बन सकेगी अमन के, और ना ही वो कभी बांधेगा। मगर उसने बांधा, वो भी सबके सामने। वो उसके साथ रह ही रही थी एक कमरे में, मगर उसने कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। वो अपनी जायदाद वापस ले सकता था उससे, बल्कि उसकी भी छीन सकता था, मगर उसने नहीं छीनी। और अब सबके सामने निकाह करके उससे बाइज़्ज़त अपनी बीवी होने का शर्फ बख्शा। वो लड़की अब कैसे बदगुमान रख सकती थी उस नौजवान से। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी खुशकिस्मती पर। वो हवेली की करमजली भला कब इतनी खुशकिस्मत हुई कि खुदा ने उसे अमन बख्श चौधरी जैसा हमसफ़र नवाज दिया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब 3 बार पूछ चुके थे, लेकिन वो तीनों बार खामोश रही। ख्वाब जवाब देती भी कैसे? वो थी कब वहाँ? वो तो बस अपनी किस्मत पर रश करने में मशगूल थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी ये खामोशी अमन बख्श का दिल हिला रही है। ज़ूनी, आफिया ने डरते डरते उसका बाजू पकड़कर हल्का सा हिलाया था। हाँ, वो हवासों में लौटी। मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाँ, कबूल है, बिल्कुल कबूल है, शुरू से कबूल था ये काला बिल्ला। उसने आखिरी बार वाह यार उसने आखिरी जुमला अमन को देख छोटी निगाहें कर मोहब्बत से शरारत लबरेज लहजे में कहा था, तो बेइख्तियार ही मुस्कुरा दिया, जबकि वो खुद रो दी थी। कबूल करते ही मानो मुकाबिल का दिल भर आया था। वो नज़रें चुका गया था, मगर उसकी आंखों में आंसू थे जो रुखसार पर बह निकले, जिन्हें उसने फ़ौरन ही साफ़ किया था। शहरोज़ अमन को उलझ कर देख रहा था। वो हवेली का पहला लड़का था जिसने अपने ही कनी से निकाह किया, वो भी बड़ी शान से। तुम अपने हॉस्टल कब जाओगे? वो आखिर एक बहन का भाई था, उससे भेजने के बाद ही वो वापस जा सकता था, मगर शहरोज़ का तो जैसे कोई हिलने का इरादा ही नहीं था। वो तो सोफे पर मानो गम लगाकर चिपक गया हो। अमन कितनी ही देर से उसे इंतज़ार कर रहा था कि उसके उठकर जाने का, मगर जब देखा कि वो हिल ही नहीं रहा, तो आखिरकार मजबूर होकर खुद ही कहने पर उसने अभी सिर्फ निकाह किया था, रुखसती देने का इरादा नहीं था उसका। रुखसती वो तब देगा जब उसकी बहन बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी। मैं भला हॉस्टल क्यों जाने लगा? मेरी बीवी बीमार है और मुझे उसकी खिदमत करनी है। यही तो वक्त है इसका दिल अपनी तरफ मोड़ने का। शहरोज़ के जुमले सुन अमन का हैरत के मारे मुँह खुला था। इतनी बेशर्मी, थोड़ा तो लिहाज करो, बड़ा भाई हूँ मैं उसका। अमन फ़ौरन ही बरहमी से बोला था, अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए मेहनत करना बेशर्मी कब से हो गई साले साहब? शहरोज़ ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए खासा नासमझी से इस्तफसार किया था। अभी रुखसती नहीं दी है मैंने, इसीलिए सीधे हॉस्टल जाओ। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। अमन ने हुक्मकाना अंदाज में हुक्म सादर किया था। ऐसे बात करते हैं भला अपने बहनोई से? ये तो हद ही हो गई है साले साहब, थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। नया दामाद हूँ तुम्हारे घर का। उसके जवाब पर अमन उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा था। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि शहरोज़ ने निकाह करते ही फैल जाना है, तो वो कभी उसे इतनी अजनत में हॉस्पिटल में निकाह ना देता। अच्छा साले साहब, मैं समझता हूँ कि आपका भी निकाह हुआ है और आपको भी जल्दी है अपने घर जाने की, तो जाए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं समझ सकता हूँ, मर्द हूँ आखिर। उसने एक आंख विंग करते हुए बड़े प्लेफुल अंदाज में अपनी मुट्ठी का हल्का सा मुक्का बनाकर अमन के बाजू पर मारा था। उसकी बातें सुन अमन के चेहरे से धुआं निकलने लगा था। वो ठीक ठाक तपा चुका था उसकी। शहरोज़, इस बार उसकी आवाज़ में वार्निंग नुमाया थी। अच्छा जा रहा हूँ साले साहब, आप तो मजाक भी नहीं समझते। अमन ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की थी उसके नज़दीक, इसीलिए आज बहाने से उसे साला बुलाकर अपने दिल के तमाम भड़ास निकाल रहा था। आफिया के सरापे को आंखों में बसाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहा। जानता जो था अमन जैसे कांटे के होते हुए उसे कोई चांस नहीं मिलने वाला आफिया से बात करने का। वो मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया था। ज़ूनी और आफिया काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। अमन सेल पर अपना काम करने में मगन था। दरअसल वो सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था ताकि शहरोज़ की बात लोगों को सच ना लगे कि वो मरे जा रहा है अपनी बेगम को अपने साथ ले जाने के लिए, जबकि हकीकत यही थी कि वो ज़ूनी को जल्द से जल्द अपने साथ वापस ले जाना चाहता था। वही जानता है कैसे उसने एक मिनट काट रहा है। अब हमें चलना चाहिए। काम खत्म होते ही वो अपना सेल पॉकेट में डालकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला था। ज़ूनी के गाल लाल हो गए थे ये सुनते ही, चूँकि पूरे रास्ते अकेले जाना था अपने हसीना जमील दूल्हे के साथ।
उसे ज़िंदगी में पहली बार हया आ रही थी अमन को देखते हुए, इस कदर हया कि उसने नज़रें तक न उठाई। नज़रें झुकाए अज़बात में सर हिलाकर उसके साथ चलने के लिए खड़ी हुई थी। अस्पताल में रात में एक ही बंदा रुक सकता था, इसीलिए अंबर आफिया के साथ रुकी थी। वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए गाड़ी में बैठते ही सो गई। उसके सोने के बाद अमन को मानो पूरी खुली छूट मिल गई थी। कभी उसके हाथों से खेलता, तो कभी उसके खूबसूरत व नरम गालों को सहलाता, तो कभी उसके जुल्फ़ों में अपनी उंगलियों को उलझाता। पूरा रास्ता जूनी ने सोकर गुजारा और अमन ने खुश होकर। हवेली पहुंचने पर उसने जूनी को नहीं उठाया था, बल्कि उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में ले आया था। उसे बेड पर लिटाकर वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करने गया। वापस आकर अपने कपड़े चेंज किए, वो सोने की नीयत से लेटा तो जूनी ने इसी लम्हे उसकी जानिब करवट ली। उसके सुर्ख होठों को देखते ही पुरानी अधूरी ख्वाहिश जाग उठी। उसे नहीं लगा था वो ज़िंदगी में दोबारा इस लम्हे को कभी जी सकेगा, मगर आज वो लम्हा आंखों के सामने था कि बस हाथ बढ़ाए और उसका हो जाए। वो हसीन नौजवान इस लम्हे को वापस जीने की ख्वाहिश में उठा और आहिस्ते से उस पर झुका। इरादा सिर्फ एक बोसे का था, लेकिन उसका इरादा ही रह गया फ़कत, क्योंकि इस बार उस हसीना के करीब जाने के बाद दिलो दिमाग ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया था। अमन, उसने वजूद पर किसी के नर्म गर्म लम्स को महसूस किया। उसने आंखें खोली, भर्राई आवाज़ में मुँह से बेसाख्ता ही निकला था। उसने निगाह उठाई तो वो बिलोरी आंखों से उसे ही तक रही थी। वो फ़ौरन ही सीधा होकर बैठ गया। उसे शर्मिंदगी होने लगी। वो जानता था जूनी बहुत बदगुमान है उससे, और उसका ये अमल और बदगुमानी की जानिब ना ले जाए, ये खौफ उसके दिल में झंझोड़ने लगा था। शुक्रिया अमन। अभी अमन अपनी ही सोचों में मगन था कि वो तेज़ी से उठकर उसके सीने से आ लगी। क्यों? इस लम्हे उसका दिमाग कहीं और था और दिल कहीं और। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। सांसें फूली फूली हो रही थीं, जिसम मुकम्मल गर्म पड़ चुका था। वो नहीं जानता ऐसी हालत में मुकाबिल के शुक्रिया कहने पर कैसा रिएक्ट करे। मुझे गलत साबित करने के लिए सीने से हटकर उसकी गहरी बोलती आंखों में झांकते बड़ी मोहब्बत से कहा। उसका जवाब सुन मुकाबिल का दिल खुशी से भर आया था। वो लम्हा अमन बख्श चौधरी के लिए ऐसा था जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र आई। वो ऐसी किसी सरगोशी करने लगा था। फिर भी शर्म आनी चाहिए तुम्हें काले बिल्ले, मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठाते हुए। वो अगले ही लम्हे छोटी आंखें कर उसके सीने पर मुक्का मार हल्की सी खफगी भरे चेहरे के साथ बोली थी। अब तो उठ गई हो ना? इसने गहरी तबस्सुम चेहरे पर सजाए मायने खेजी नज़रों से मुकाबिल के हसीन सरापे को तकते सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा था तो वो ब्लश कर उठी। पूरे गांव में ढूंढने के बाद वो गाड़ी शहर जाने वाली सड़क पर ले आया था। फहीम बख्श को देखते ही वो फौरन गाड़ी से उतरा। चाचा चाचा, उसने भागते हुए उजलत से उनका बाजू पकड़कर रोका था। फहीम बख्श, जो पहले ही बहुत गुस्से में था, अमन को अपने पीछे खड़ा देख मजीद बरहम हुआ था। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। फहीम के सर पर जब चोट लगी थी उसके बाद से ही वो अभी तक अस्पताल में ही एडमिट था। जिस घर में उसकी बेटी को कनीज़ बना लिया गया, उस घर में वो खुद भी वापस नहीं जाना चाहता था। आज जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो बजाय हवेली आने के रोड पर निकल पड़ा था, जिसकी वजह से पूरी हवेली वाले परेशान हो गए थे और उसे ढूंढने निकले थे। उसने फ़ौरन ही अमन का गला पकड़ लिया था, उसे मार देने की नीयत से। क्या कर रहे हो ससुर अब्बा? क्यों अपनी बेटी को भरी जवानी में बेवा करने पर तुल गए हो? अमन खासा खुशगवार मूड में था। कल की खूबसूरत रात उसकी आंखों में जा ही नहीं रही थी। वो तो सुबह भी कमरे से ना निकलता अगर फ़हीम अस्पताल से ना लापता होता तो। उसके जुमले सुनते ही फ़हीम की पकड़ उसके गले पर ढीली पड़ी। क्या? उसने खासा हैरानगी से अमन को देखा। जी, निकाह कर लिया है मैंने जूनी से। उसके अल्फाज जैसे फ़हीम को साकत कर गए थे। उसे यकीन ना आया। वाकई? जी, यकीन ना आए तो ये देख लें। उसने अपना निकाहनामा निकालकर फ़ौरन ही उन्हें दिखाया था। वो कभी नहीं चाहेगा कि फ़हीम बख्श ये समझे कि वो उसकी बेटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। चले गाड़ी में बैठे, सब आपका हवेली में इंतज़ार कर रहे हैं। वो नरमी से कहता उनके लिए गाड़ी का पैसेंजर सीट का डोर खोलने लगा था। मुकाबिल भी खामोशी से बैठ गया था। अब आपको पता चला गांव के लोगों को कैसा लगता होगा जब उनकी बेटियों को हवेली की कनीज़ बनाया जाता होगा। अमन उनकी जानिब देख ड्राइविंग करते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ था। उसका इरादा चोट करने का था और मुकाबिल ने महसूस भी की थी। वही जानता है वो कितना तड़पा था उन दिनों अस्पताल में, ये सोच सोच कर कि उसकी बेटी को एक लड़के की कनीज़ बना दिया गया है और वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर है, और वो सब कुछ जानते बूझते भी अपनी बेटी को इस दलदल से निकाल नहीं सकता। इस लम्हे जो बेबसी उसने महसूस की वो नाकाबिले बयान थी। यही वजह थी कि अमन को देखते ही वो जान से मार देने पर उतर आया था। आपको नहीं लगता चाचा, इन अफसरदा व बेहुदा रस्मों को ख़त्म करने की ज़रूरत है अब? अमन के कहते ही फ़हीम का चेहरा देखने लगा था। सूरज की किरणें उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से अपनी ठोड़ी मसलते हुए उन्हें की जानिब देख रहा था। तो तुम ये सब बदलने की सोच रहे हो? फ़हीम हैरानगी से पूछने लगा था, क्योंकि आज तक किसी हवेली के मर्द ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, और सोचते भी क्यों भला। ताकत, वक़ार, रूप, दबदबा, लोगों पर हुकूमत किसे पसंद नहीं। आगे जाकर ये सारी ताकत उसी की होनी थी। फिर वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की क्यों सोच रहा था?
बदलने की नहीं, नस्तो नाबूद करने की। वो आंखों में जुनून लिए बोला था। उसके लफ्ज़ों में एक अजीब सा रौब था। तो आप मेरा साथ देंगे? निहायत गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। तुम सब पर कब्जा करने की सोच रहे हो? फ़हीम उसकी आंखों को पढ़ते हुए संजीदगी से पूछ उठा। कब्जा? नहीं, मैं सिर्फ गला घोटना चाहता हूँ हर उस आवाज़ का जो खुदा के हुक्म के आगे बढ़ निकली है। तुम अब्बा को हल्के में ले रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लड़के, फ़हीम ने तेज़ी से कहा था। नहीं, उन्होंने गलती की है मुझे हल्के में लेकर। मेरी मोहब्बत को जिस्म नोचने की हद तक महदूद समझने पर उनके जानिब देख वो आंखों में खार लिए बोला था। जब जोनी उसके सीने पर हाथ मारकर पूछा था, क्या मुझ पर मुझे अपनी बांदी बनाया? क्यों मुझ पर? क्या सोचकर मुझे अपनी बांदी बनाया? ये कि मेरा जिस्म नोचोगे? तब सिर्फ उस दीवाने का दिल ही जानता है कि उस पर क्या बीती थी। वो नहीं भूलने वाला कि कैसे उसकी मोहब्बत ने कनीज़ बनते ही खुदकुशी करने की कोशिश की, कैसे वो उससे खौफज़दा रहने लगी, कैसे वो लड़ रही थी उससे जो खुद को ज़िंदा बचाने पर। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम फैज़ बख्श और रानी के बेटे हो। ये शायद अपने नाम का ज़्यादा ही असर कबूल कर लिया है तुमने। फ़हीम बेसाख्ता ही मुस्कुराकर कह उठे थे। ऐसी ताकत व पैसा किस काम का जिसे मैं अपनी औरत को इज़्ज़त न दिला सकूं, हिफाजत न दे सकूं, ऐसे सिक्योर होने की फीलिंग फराहम ना कर सकूं? अगर ये सब अमन से हो जाता है तो ठीक, वरना ये अमन बर्बाद करना भी जानता है। उसकी आंखों में आग जलने लगी थी ये जुमला अदा करते वक्त। गोया पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख देगा अगर उसकी बीवी की वो इज़्ज़त ना दिला सका जिसकी वो हकदार है। उसे अपनी बीवी को वो इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा हर सूरत दिलाना था जिसकी वो हकदार थी, लेकिन उस फरसुदा निज़ाम में ही मुमकिन ना था। इसीलिए वो शहज़ादा निज़ाम बदलने ही खड़ा हो गया था। तुम कहीं जा रही हो? वो कमरे में आया तो मरियम को अपना सामान पैक करता देख उलझकर पूछने लगा था। मैं यहाँ अब्बू के लिए रुकी हुई थी। वो अब डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से तो और घर भी आ गए हैं, तो इसीलिए सोचा यूनिवर्सिटी जाने का सोच रही हूँ ताकि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। इस दिलनशीन हसीना ने अपना चश्मा जो ढीला होकर नाक पर फिसल आया था वो वापस आंखों पर टिकाकर मुकाबिल की जानिब देख तहम्मुल से जवाब दिया था और फिर पलट कर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शामिर बात करना चाहता था, उसकी तवज्जो अपनी जानिब मंजूर करवाना चाहता था, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। मैं मदद करवा दूँ? उसने मदद की ऑफ़र की, वो भी खासा मुस्कुराकर। नहीं शुक्रिया। मुकाबिल ने फ़ौरन ही उसके ऑफ़र को ठुकरा दिया था। मैं कर देता हूँ ना। ज़बरदस्ती मदद करने पर उतरा था। उसने मरियम के हाथ से जल्दबाजी में कमीज़ भी ले ली ताकि तय करके रख सके, मगर कमीज़ के साथ साथ एक और चीज़ भी आ गई थी उसके हाथ में, जिस पर निगाह पड़ते ही उसके गाल सुर्ख हुए थे। इधर दो वापस मरियम के गाल पर शर्मिंदगी सी लाली पड़ छाई थी, साथ साथ मुकाबिल पर शदीद गुस्सा भी आया था। मैंने दानस्तन तौर पर नहीं किया था, मुझे क्या पता था तुम्हारी शामिर मरियम से ज़्यादा लाल हो रहा था उस लम्हे, और क्यों करना होता। वो इमेजिन जो कर रहा था कि मरियम कितनी हॉट लगती होगी उसे पहनकर। वो अपनी सोचों में मगन था जबकि मरियम अपना बैग पैक करके बाहर की जानिब भी जाने लगी थी। वैसे मुझे कभी ये शर्फ अता होगा कि अपनी बीवी की असल खूबसूरती देख सकूं। अभी वो हसीना एक दो कदम ही चली थी कि उसका हाथ अनजानी गिरफ्त में महसूस हुआ था। उसने खासा बेजारियत से पलटकर देखा तो मुकाबिल उसे गहरी बोलती नज़रों से तकता हुआ नजर आया था। अचानक उसने मरियम के नाजुक सरापे को अपनी जानिब खींचा। वो भी किसी बेजान गुड़िया की मांद उस हैंडसम से लड़के की जानिब खींची चली आई थी। वो करीब आई तो शामिर ने उसके नाजुक व पतली कमर के गिर्द अपने हाथ का हिसार बांधकर उसकी आंखों में झांकते निहायत रोमानी लहजे में इस्तफसार किया था। उसकी बात को मतलब समझते ही मरियम एक लम्हे को चौंकी। उसकी आंखें हैरत से फैली थी। मिस चश्मिश, मैं हमारे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसने अपनी चाहत का खुले अल्फाजों में इजहार किया था। वो वाकई बहुत सीरियस हो चुका था उसे लेकर। वो उसे खोना नहीं चाहता था, वो उसकी थी और वो बताना चाहता था दुनिया को कि वो उसकी है, ख़ास तौर पर उन यूनी के भंवरों को जो हर वक्त उस पर मंडलाते नजर आते थे। देखो शामिर, मैं तुम पर एतबार नहीं करती। मेरी मदद शहरोज सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ। इनडायरेक्ट वजह तुम हो और मैं मजबूर हूँ अभी तुम लोगों की मदद लेने पर, मगर कर्ज़ के तौर पर ले रही हूँ। एक दिन तुम्हें ज़रूर वापस कर दूँगी, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस कागज़ी रिश्ते पर ध्यान देने की। उसने बहुत नॉर्मल अंदाज में अपनी बात उस नौजवान के सामने रखी थी। क्या मतलब? मुकाबिल नासमझी से। यही कि मैं एक बार अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगी, साथ साथ तुम मुझे डिवोर्स भी दे देना। डिवोर्स का लफ्ज़ वो ऐसे बोल रही थी जैसे आज के मौसम की बात कर रही हो। तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? उसका आखिरी जुमला शामिर को सर से पाँव तक भड़का गया था। वो कमर छोड़ उसके बाजू पकड़कर झिंझोड़ सख्ती से सुर्ख चेहरे के साथ पूछने लगा था, वो कैसे इतना नॉर्मल होकर
डिवोर्स की बात कर सकती थी। शाहमीर को समझ ही नहीं आया इसमें इतना एग्रेसिव होने वाली क्या बात है। मैं डिवोर्स मांग रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस रिश्ते में। रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मरियम जितना नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, शाहमीर का गुस्सा उतना ही हाई होता जा रहा था। डोंट से कि तुमसे अपना महरम मरहूम शौहर नहीं भुलाया जा रहा आज तक। उस नौजवान की आंखों में ज्वालामुखी फट उठी थी, या कोई नया पसंद आ गया है। तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है उसका? वो जैसे याद करने की कोशिश कर रहा था उसके नाम को, अपनी शहादत की उंगली से पेशानी को साइड पर खुजाते हुए। शट अप शाहमीर, अपने जैसा मत समझो मुझे कि निकाह होते हुए भी इधर उधर मुंह मारूं। अगर मुझे कोई पसंद आता भी तो मैं पहले तुमसे खुला लूँगी। तुम्हारी तरह जानवरों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी कि जहाँ दिल चाहा मुँह मार लिया, जिसके साथ चाहा रात गुजार ली। वो अगले ही लम्हे शाहमीर के मारे तेज के उसका मुँह दबोच लिया था। उसकी लंबी उंगलियाँ मरियम को अपने गालों में दसती हुई महसूस हुई। हिम्मत है तो दोबारा बोलो और मैं बताऊंगा तुम्हें फिर कि मैं कितना बड़ा जानवर हूँ। शाहमीर का चेहरा मुकम्मल डार्क हो गया था, आंखें लहूरंग थीं। क्या ये उसकी शराफत की इंतहा नहीं थी कि शादी को 3 साल होने को आ रहे थे, मगर उसने कभी भी उसकी मर्जी के बगैर करीब आने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी ये सोच कि वो लड़की किस कदर बेबाक है कि उसके निकाह में होने के बावजूद उसी के मुंह पर खड़े होकर कह रही है कि अगर उसे कोई और लड़का पसंद आता है तो वो उससे खुला ले लेगी। जैसे निकाह कोई बच्चों का खेल है, जब दिल चाहा आ गई, जब दिल भर जाएगा छोड़कर चली जाएगी। शाहमीर, मुझे तकलीफ़ हो रही है, छोड़ो मुझे। वो शदीद झुंझला कर उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगी थी। शाहमीर, मुझे तकलीफ़ हो रही है, छोड़ो। तकलीफ़ उसने ज़्यादा नहीं हो रही होगी जितनी तुम्हारी सख्त अल्फाजों ने मुझे पहुंचाई है। वो दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था और अगले ही लम्हे उसे पूरी फोर्स के साथ बेड पर फेंका। मरियम धड़ाम से बेड पर गिरी। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए मारे शौक के बाहर उबल आने को थीं। शाहमीर उसे एक पल का मौका दिए बगैर उसके वजूद पर छा गया। शाहमीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती तेज़ी से चीखी थी। उसकी आंखों में खौफ आ रहा था। हर औरत खूबसूरती व पैसे पर मरने वाली नहीं होती। उसके नज़दीक शाहमीर एक अय्याश लड़का था जिसके निकाह में होना सिर्फ उसकी मजबूरी था। पहले वो उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन कल रात शाहमीर के सर पर आने वाली कॉल ने उसके दिल मुकम्मल खट्टा कर दिया था। माजी की याद। वो अपना सेल बेड पर ही भूलकर बाहर चला गया था। मरियम नहाकर निकली तो सेल रिंग होने की आवाज़ आई। वो रिंगटोन से ही पहचान गई थी कि शाहमीर का सेल की रिंग है। उसने यूं ही उठा लिया। चमक रहा था, प्रिटी आइज चमक रहा था सेल की स्क्रीन पर। मरियम के दिल को कुछ हुआ। मारे तजस्सुस से उसने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। पता है आज मैं घर में अकेली हूँ। पिछली बार की तरह तो मेरा अकेलापन दूर करने नहीं आओगे? उस लड़की की लहकती आवाज़ ने मानो मरियम के दिल में आग सी लगा दी थी। उस लड़की की बातों का मुहफमाना मतलब वो बाखूबी समझ सकती थी। उसे नफरत हो रही थी शाहमीर से, जो निकाह में बंधे होने के बावजूद भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाता फिर रहा था। हाल नज़दीक शाहमीर को सिर्फ हवस थी उसके जिस्म की। हासिल हो जाने पर वो बेऔकात सी चीज़ समझकर उसे हवेली में फेंक जाएगा दोबारा, जैसे पहले फेंक कर गया था। वो नेक लड़की थी और अपने लिए एक नेक हमसफ़र की ख्वाहिश लिए हुई थी। बकौल तुम्हारे, मैं जानवर हूँ, फिर तुम इस जानवर से उम्मीद कैसे लगा सकती हो मिस चश्मिश? उसके नाजुक हाथ को कुछ ज़्यादा ही ताकत लगाते महसूस हुई। इसीलिए उन्हें एक हाथ से पकड़कर सिर से ऊपर लगाकर दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी सख्ती से पकड़कर दबाता, मुकाबिल की नम आंखों में झांकते वो आखिरी जुमला तंज़िया इस्तफ़सार करने लगा था। उसका लहजा माना सरगोशी करने वाला था, मगर इसमें भी बला की सर्दमहरी थी। मरियम फड़फड़ा रही थी अपनी पूरी ताकत के साथ, मगर मुकाबिल नौजवान का भारी भरकम वजूद को उससे हटाना मुमकिन ना था उसके लिए। उसके लंबे ठंडे पाँव जब मरियम के नरम गरम पाँव से मिस हुए जो बेड से नीचे लटक रहे थे, तो शाहमीर के जिस्म में बर्फ़ की तरह बिजली दौड़ने लगी थी। मत हिलो, वरना अपने लिए खुद ही मामला ज़्यादा ख़राब करोगी। मरियम इतना उस शख्स के वजूद से आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाती थी, उतना ही उसके पाँव शाहमीर के पाँव से रगड़ता था, और जितना वो रगड़ता था उतना ही शाहमीर के जज्बात बेकाबू होते थे। वो गुस्से से सुर्ख होते, धमकी आमेज़ लहजे में वार्न करने लगा था। शाहमीर, तुम वाकई जानवर हो। वो दिलनशीन लड़की सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ जज्बा सोकर पूछने लगी थी। इस लम्हे शाहमीर उसे इस कदर जहर लग रहा था कि बस न चल रहा हो खुद पर से उठाकर फेंक दे। उसके हाथों का लम्स अपने हाथों पर महसूस कर उसे घिन आने लगी। वो लम्हा आंखों के आगे घूमने लगा जब वो सीढ़ियों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा उसके बालों से खेल रहा था। इन हाथों से दूसरी औरतों को छुआ था उसने, न सिर्फ निकाह से पहले बल्कि निकाह के बाद भी। अब फिर उन्हीं गंदे हाथों से उसे छू रहा था। उसे कराहत कैसे ना आती। जानवर, उसने मारे तेज के ज़ेरे लब बड़बड़ाया। ये लफ्ज़ गाली की तरह उसके दिलो दिमाग में जाकर लगा, ऐसी गाली जिसे वो कभी कबूल ना करे।
कितनी इज्जत दी उसे, कितनी मोहब्बत से रहा उसके साथ। कभी ताना नहीं दिया पहले से शादीशुदा या बच्चे की माँ होने का। उसके बावजूद वो नाशुक्र लड़की उसे जानवर कह रही थी। अब वो उस बेबाक व ज़बान दराज लड़की की तवक्का देखना चाहता था, लड़की को वाकई दिखाना चाहता था कि जानवर होता क्या है। और अगले ही पल उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए उसके हाथों पर पकड़ मज़ीद मजबूत कर उस पर झुक गया था। आँख खुली तो मरियम को अपने बराबर में सोता हुआ पाया था। वो रोते रोते कब सो गई थी उस लड़की को शायद खबर ही नहीं। मरियम के वजूद पर जगह जगह उसके दिए निशानात थे, जिन पर निगाहें पड़ते ही वो शर्मिंदा सा हो गया था। मरियम ने उससे निकाह मजबूरी के तहत किया था और ये बात वो बाखूबी जानता था। फिर क्या सोचकर उस लड़की पर खुद को फोर्स किया। वो अपनी लंबी लंबी उंगलियां बालों में उलझाकर उन्हें नोचने वाले अंदाज में पकड़कर बैठ गया। उसने जज्बात शुरू से ही कंट्रोल में रहा करते थे। बहुत ठंडे मिजाज का शख्स था वो दुनिया की नज़र में, मगर मरियम वाहिद थी जिसने उसके गुस्से को इस कदर ललकारा कि वो आपे से बाहर हो गया। शामिर को पहली बार एहसास हुआ वो लड़की उसके जज्बात को बेकाबू कर सकती है, और ये बात बहुत हैरानकुन थी उसके लिए। कल पूरी रात वो दिलनशीन हसीना मुकम्मल उसके औसान पर काबिज रही थी। वो उठकर बैठा था। उस लड़की का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए तेज़ी से तैयार होकर कमरे से निकल गया। मरियम की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। कल रात की यादें फिर जहन में घूमने लगी, जिन्हें याद कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो बामुश्किल ही उठकर बैठी। शामिर कमरे में मौजूद नहीं था। ये देख वो अपने वजूद को घसीटती वॉशरूम की जानिब रोते हुए बढ़ गई थी। हेलो, कैसी तबीयत है अब? वो अंबर के कमरे में बैठी अपना एब्सेंट मुकम्मल कर रही थी जब उसके कानों के समाज से दरवाजे के खुलने की आवाज़ टकराई। नज़र दरवाजे की जानिब गई तो शहरोज़ एक दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा नज़र आया था। आप? पता नहीं क्यों मगर उसे देखकर डर लगता था। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा लॉक किया तो आफिया को लगा उसकी जान ही निकली हो। हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए थे। दरवाज़ा क्यों लॉक किया? वो डरकर तेज़ी से पूछ उठी थी। कोई डिस्टर्ब ना करे। मुकाबिल देख चुका था कि वो डर गई है, मगर ज़्यादा ध्यान न दिया। लापरवाही से कहता वो उसके पास आकर बेड पर फैली किताबों को हटाता अपनी जगह बनाकर उसके रूबरू बैठ गया था। लोग गलत मतलब आखिर करेंगे। आफिया सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ बामुश्किल गोया हुई थी। गलत मतलब? मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ? हसीन गुड़िया का हाथ जो बेडशीट को मजबूती से भींचे नज़र आ रहा था, उस पर अपना बड़ा हाथ नरमी से रखते शौकी से उसकी जानिब देख हल्का सा नीचे का होठ चबाते मुस्कुराकर मासूमियत के साथ पूछने लगा था। हाँ। वो घबराई। अचानक ही अपने गाल जलते मालूम हुए थे। उसके छूते ही जैसे करंट लगा हो। फ़ौरन ही उसके बड़े हाथ के नीचे से अपना छोटा सा हाथ निकाला। डरो मत, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। शहरोज़ ने दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए आंखें टिमटिमाते उसकी जानिब देखा तो वो उसका चेहरा उलझकर देखने लगी थी। पहली बार मिला तो उसके सामने बैठे शरीफ शख्स ने उसे ऑलमोस्ट अगवा ही कर लिया था। दूसरी बार तो मिले तक नहीं थे, सिर्फ सेल पर बात ही की थी, तो भी ऐसा चार्म था उस शरीफ शख्स का कि वो अस्पताल पहुंच गई। तीसरी बार मिला तो निकाह ही कर लिया। चौथी बार की मुलाकात में क्या होने वाला है ये सोच वो खौफजदा हो गई थी। तबीयत कैसी है अब? उसकी गहरी सोचों से उसे निकालता वो फिर अपनी जानिब मतवज्जा कर गया था। बेहतर। बामुश्किल एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। जल्दी ठीक हो जाओ जान। इतना कहता वो करीब आया था और उसकी पेशानी नरम से चुम गया था। उसका गर्म लम्स मुकाबिल की रूह तक को सख्त कर गया था। उसके लम्स में बला की मोहब्बत थी, वो कैसे महसूस ना करती। उस लड़की का पूरा वजूद दरस कर मुकाबिल के अमल पर जब वो हल्का सा हटा तो उसे बड़ी बड़ी आंखों से खुद को तकता पाया था। ऐसे मत देखो वरना मैं शरीफ ना रह सकूँगा ज़्यादा देर। उसकी मासूमियत आंखें, सुर्ख गाल, लरसते होठ शहरोज़ को अपने दिल में हलचल मचाती हुई मालूम हुई थी। वो लड़की जानती ही नहीं, सिर्फ उसका देखना ही काफ़ी है मुकाबिल के दिल को पागल करने के लिए। उसे लगा अगर ये लम्हा उस लड़की ने यूँ देखा, एक लम्हा और उस लड़की ने यूँ देखा तो वो बेकाबू हो जाएगा, उसके जज्बात बेकाबू हो जाएंगे। इसीलिए फ़ौरन ही उसे वार्निंग दी ताकि वो नज़रें हटाए। आफिया ने खासा कंफ्यूज होकर नज़रें झुका ली थी। वैसे क्या पढ़ रही हो तुम? उसने अचानक किताबों पर नज़रें दौड़ाते हुए इस्तफसार किया था। छुट्टियों का काम कर रही थी। अटक कर जवाब दिया। अभी भी उस प्यारी सी लड़की का दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। ओह, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ तो मुझे अच्छे शौहर की तरह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इसके कहते ही आफिया फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद वहाँ रुके। उसकी मौजूदगी अजीब सी बेचैनी व बेकरारी का सबब थी। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। उसने फ़ौरन ही बगैर एक लम्हे सोचे उसकी मदद की ऑफ़र ठुकरा दी थी। शहरोज़ मुस्कुरा दिया था। मैं शरीफ बच्चा हूँ, कहा ना मैंने, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तबीयत ठीक होते ही मेरी जान इतना सारा काम अपने नाजुक हाथों से अकेले करे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे करने दो, बस कुछ बातों का ख्याल रखना। वो आखिरी जुमला कहते ही हल्का सा नज़दीक आया था।
उसकी नज़दीकी आफिया का दिल हिला गई। गले में गिल्टी भरकर मदूम हुई थी। उसने फ़ौरन ही अपने निचले होठ को सख्ती से चबाना शुरू कर दिया था। पहले तो होठ चबाना बंद करो, ये मेरा हक है और मैं अपना हक किसी को छीनता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके कान के पास मुंह लाकर आहिस्ते की वह भर्राए हुए आवाज़ में सरगोशी की थी, जिसे सुन वो मुकम्मल सुर हुई थी। उसके कान भी लाल होने लगे थे। चूँकि चौंक कर मासूमाना आंखों से उस खूबसूरत लड़के को देखा। दूसरा, आंखें नीचे रखोगी जब तक रुखसती ना हो जाए। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर थोड़ी देर बाद मुझसे पूछोगी कि तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है। ओके, उसने हुक्मखाना अंदाज में कहते हुई वो बेचारी इस बात में सर हिला गई थी। एक तो खुद ज़बरदस्ती रुक रहा था, ऊपर से ख्वामोखा ही शराइत भी लगा रहा था। तीसरा हुक्म सुन तो उस लड़की के महसूस हुआ जैसे अपनी मुलाजमत समझ रहा हो। पानी चाहिए तो खुद हाथ बढ़ाकर पी ले, बराबर में ही जग रखा है पानी से भरा, मगर नहीं, उस पर लाजिम कर रहा है पूछना। अजीब, वो दिल ही दिल कर कुड़ने लगी थी। कुछ ही देर में कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। दोनों बस काम करने में मगन थे। आफिया ने कनकियों से उसका रजिस्टर में झांका था। राइटिंग खासा अच्छी नहीं थी, मगर समझ आ जाएगी, ये सोच वो हल्का सा मुस्कुराती थी। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। आफिया को लगा उससे पानी का पूछ लेना चाहिए। प्यास लग रही है आपको? उसकी नरम आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी थी। हाँ, उसने बड़ी मासूमी से इस बात में सर हिलाया और रजिस्टर में काम करता रहा था। आफिया ने पानी का गिलास भरा और उसकी जानिब बढ़ाया। ये लें। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से पटीं जब मुकाबिल बजाय पानी का गिलास के उसके हाथ से लेने के उसके करीब आकर होठ नरमी से चूम गया था और फिर वापस ऐसे काम में मगन हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आफिया के गाल मुकम्मल सुर्ख पड़ गए थे। दिल बावलों की तरह धड़कने लगा था। वो शर्मगी से मुस्कुराहट होठ चबाती कि उसके मुकाबिल पहला हुक्म याद आया था और गाल मज़ीद टमटमा कर टमाटर की तरह सुर्ख हुए थे। अब मजाल नहीं थी कि दोबारा पूछती उससे प्यास लगी है। काले बिल्ले, एक उसकी रोती सी आवाज़ पर अमन ने फाइल से नज़रें उठाकर सामने की जानिब देखा। वो उसी की जानिब आ रही थी। करीब आई तो मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए उसके अपने पाँव पर बिठाया। तुम तो भूल ही जाते हो कि तुम्हारी एक अदद खूबसूरत सी बीवी भी है। अब तो मुझे तुम्हारा ये काम अपनी सौतन लगने लगा है। वो उस खूबरू नौजवान के चेहरे को देख बच्चों की तरह मुंह बसोरकर शिकवतन बोली थी तो मुकाबिल अपना दिल संभालने लगा था। सॉरी, उसने ऐसे से अपनी लंबी सफ़ेद उंगलियों से उसके बालों को कान को पीछे करते हुए माजरत की थी। सुनी समझ नहीं पाती थी क्यों वो इतना काम करने लग गया है अचानक। 2 घंटे पहले कॉल की तो वो शहर के ऑफिस में बैठा था। 2 घंटे बाद कॉल की तो वो इब्राहिम बख्श के साथ पंचायत में मौजूद था। जब से घर आया था बगैर कुछ खाए पिए अपनी स्टडी में काम में लगा हुआ था और ये अब रोज़ का मामूल हुआ था उसका। 1 महीना हो गया था उनके निकाह को। वो कमरे में बंद रह कर अब बोर होने लगी थी। अमन उसे कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे नहीं इल्म बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। उसे तो पूरी दुनिया अब सिर्फ अमन बख्श के गिर्द ही घूमती थी और वो अमन बख्श हर वक्त काम में इतना बिजी रहने लगा कि उसके लिए वक्त ही नहीं था उसके पास। कोई बाहर तो नहीं पाटाली? जूनी ने आंखें छोटी करके बगौर उसका सफ़ेद चेहरा देखते हुए पूछा था। उसका अंदाज़ा तफ्तीशी था। तौबा करो यार, यहाँ तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, दूसरी बेचारी को कहाँ से दूंगा? मुकाबिल ने बेबसी से मुस्कुराते हुए मासूमाना जवाब दिया था। बेचारी? पूरे जुमले में उसकी तवज्जो फ़कत एक ही लफ्ज़ पर अटकी थी। वो खासा दांत पीसते हुए दोबारा बड़बड़ाई। अमन बख्श, मैं बता रही हूँ, मुझे बेवफाई करने की सोचना भी मत, समझे? वरना। उसके बलेनी आंखें फ़ौरन ही बदरी थीं। उनमें अचानक सुर्खी छलकी थी। वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया। अच्छा लगता था उसका अपने लिए इतना पॉजेसिव होना। उफ जू, तुम तो मुझे डरा रही हो अब। सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत वक्त है तुम्हारे पास फालतू बातें सोचने के लिए, इसीलिए ज़रूरी है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग को कहीं मसरूफ़ किया जाए। ये कहते हुए उसने डेस्क से दराज खोली और उसमें से एक फॉर्म निकाल कर जूनी के आगे कर दिया था। क्या है ये? वो उलझ कर। फॉर्म है, तुम कल शहर जा रही हो पढ़ने। वो जानता है किस कदर पत्थर दिल पर रखकर उसने ये फैसला किया था। माना वक्त नहीं गुजार पाता उसके साथ, मगर देखता तो रहता था। अब ये शर्फ भी बस एक रात का मेहमान रह गया था। वो कैसे उदास ना होता, मगर ये तो करना ही था ना, क्योंकि वो जानता था जूनी शुरू से पढ़ना चाहती है और वो भूला नहीं था उसकी ख्वाहिश को। अमन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई इजाज़त नहीं देगा। और अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज़ी से उसके होठों पर अपनी शहादत की उंगली रख गया था। मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। शहर में तुम फ़हीम चाचा के साथ रहने वाली हो। ओके? क्या? उसे झटका लगा। हाँ, वो इब्लीस मान गया मुझे अपने साथ रखने के लिए? खासा हैरानगी से पूछा था। बाप है तुम्हारा, इब्लीस तो ना बोलो यार।
वो मुस्कुराकर गोया हुआ था, जैसे तरस आया हो फ़हीम पर, जिसकी अपनी औलाद उसे इब्लीस बुलाती है। वो अलग बात है, दिल का हर कोना जानता था वो इसी काबिल है। अमन हम बहुत दूर हो जाएंगे। जूनी इस फॉर्म को देखते हुए रुहासा लहजे में गोया हुई थी। वो अपने काले बिल्ले से दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं शहर आता जाता रहूँगा, ज़्यादा याद आए तो वीडियो कॉल कर लेना, बस कुछ सालों की तो बात है। उसने बहुत लापरवाही से कहा था, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। सामान पैक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अपना चाचा के साथ जाकर वहीं के बाज़ार से ले लेना जो चाहिए हो। फ़िलहाल बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, तुम अभी जाकर आराम करो, फजर से पहले पहले निकलना है तुम्हें यहाँ से। ज़्यादा बात नहीं हो रही थी उस नौजवान से, दिल भारी जो हो रहा था। जूनी कुछ सानियों तक उसे पलक के झपकाए बगैर देखती रही। उसे उस पर टूटकर प्यार आया था। महसूस हुआ वो सिर्फ उसे ही नहीं, उसके ख्वाबों को भी अजीज़ रखता है। उन ख्वाबों को जिनसे वो कब की दस्तबरदार हो चुकी थी, जिनकी उम्मीदें ही छोड़ दी थी उसने। उसे नहीं खबर वो कब अमन पर कटी पतंग की मान ढलती ही चली गई थी। होश तो तब आया जब फजर की अजान दोनों के कानों की समाज से टकराई। अब एक तरफ अगर ख्वाबों को पाने की खुशी थी तो दूसरी जानिब अमन को छोड़ जाने की शदीद दुख। वो गम व खुशी की मिलीजुली कैफियत से सरशार थी जब अमन ने उसकी पेशानी चूम कर उसे फ़हीम व मरियम के साथ विदा किया था। फ़हीम अपनी दोनों बेटियों को ले बहुत खुशी से हवेली के पीछे के रास्ते से निकल गया था। जूनी की वजह से वो इतनी खामोशी से निकल रहे थे, वरना मरियम फ़हीम के साथ जाने वाली है, ये तो सबको ही मालूम था। शाहमीर इस रात के बाद वापस नहीं लौटा था। एन मरियम की तवक्को के मुताबिक वो भाग गया था फिर से। वो ऐसा ही था, लाउबाली सा, जिम्मेदारियों से भागने वाला। कम अज़ कम मरियम ने तो उस शख्सियत की अंदाज़ा यही लगाया था। पहले मरियम के होने ना होने की फ़हीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर अब बात अलग थी। मरियम ने उसकी बहुत खिदमत की थी उन दिनों जब वो अस्पताल में था। वो दिखाता नहीं था, मगर मरियम से दिली लगाव था उससे। वो खुद भी नहीं जानता क्यों, शायद कोमल की वजह से। कुछ भी कहो, थी तो कोमल उसकी पहली मोहब्बत ही ना। शामिर जब पिछली बार उसे 2 साल के लिए छोड़कर गया था हवेली में, तब फ़हीम को कभी बुरा न लगा, लेकिन इस बार जब शामिर उसे छोड़कर गया तो फ़हीम को शदीद जहर लगा था। शामिर ने आखिरी बार उसकी बेटी को समझ के रखा था। जब दिल में आया उसे सर पर बिठा लिया, जब दिल भर गया तो हवेली में फेंक कर चला गया। मरियम वापस शहर जाना चाहती थी, इसीलिए फ़हीम उसे अपने साथ ले जा रहा था। जूनी क्योंकि सिर्फ कमरे में ही बंद रहती थी, इसीलिए इसके होने ना होने से किसी को इतना ख़ास इल्म नहीं था, सिवाय नूरी के, जो उसका सामान देने आती थी और उसका सामान लेकर बाहर जाया करती थी। अमन ने नूरी को अच्छी खासी कीमत दी थी चुप रहने की। उसे नहीं इल्म, अगर वो पैसे भी ना भी देता तो भी नूरी कुछ न कहती किसी से कभी। खाना मामूल के मुताबिक उसके कमरे में जाता, उसके कपड़े मामूल के मुताबिक बाहर धुलने के लिए जाते थे। हर चीज़ वैसे ही चल रही थी जैसे पहले थी। शायद यही वजह थी कि अमन ने उसका अपना कोई सामान ले जाने नहीं दिया था। मरियम को लगता था कि वो शहर जाते ही अपने अपार्टमेंट चली जाएगी जहाँ पहले रहा करती थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। फ़हीम ने उसे जाने की इजाज़त ना दी। वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उन दोनों बेटियों से कि उसे माने या न माने उसकी इज़्ज़त व गैरत वाबस्ता है। फ़हीम ने ज़िंदगी भर कमाया था, मगर आज उसे महसूस हुआ कि वो कमाई किस काम की, जिसे उसके मरने के बाद उसका बाप और भाई खाएंगे। वो बाप भाई जिन्होंने उसकी बेटी को कनीज़ बनाते वक्त एक लम्हे की ताख़ीर न की, एक लम्हे ना सोचा, उसकी गैरत का एक बार ख्याल न किया, बल्कि उल्टा उससे लड़ने पर चले आए थे। वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत पर उन्हें खुश होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सारी जमा कुंजी अपनी बेटियों पर निछावर करने की ठान ली थी। वो अब उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, वो ज़िंदगी जिसकी वो काबिल थी। उन्हें अब पढ़ाना लिखाना चाहता था, ख़ानदान के बेटों से ज़्यादा काबिल बनाना चाहता था, ताकि वो खुद उस काबिल बन सकें कि कोई उन्हें कमतर की निगाह से ना देखे। जूनी कोई चोर वगैरह था? जूनी कोई चूरन वगैरह है तुम्हारे पास, खट्टा सा? मरियम के सवाल पर जूनी उसको रचकर देखने लगी थी। क्यों? तुम तो कहती हो वो गंदे होते हैं। जूनी ने छोटी निगाहों से बगौर उसको घूरते याद दहानी कराई थी, क्योंकि वो मरियम ही थी जो हर वक्त उसे बच्चों की तरह चूरन खाने पर टोकती थी। मगर ना जाने आज क्या हुआ था, सुबह से उसका दिल चाह रहा था कुछ खट्टा खाने का, दिल मतली सा हो रहा था, इसीलिए मांग रही थी बस। वो शर्मगी से कहती उसके बराबर में सोफे पर टेक गई थी। मैं दूंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम आइंदा मेरे चूरन खाने पर मुझे नहीं टोकोगी। जूनी ने फ़ौरन शर्त आयद की थी, वो भी खासे इतराते हुए। मैं तो बोलूँगी, कौन खाता है ऐसी चीज़ें? ऊपर से तुम्हारे शौहर भी पागल है, जो इतनी सारी थैलियाँ भर कर तुम्हारे लिए चूरन पापड़ और चिप्स वगैरह भेजता है। पता है कितनी नुकसानदेह हैं ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए? मरियम फिर उससे लेक्चर देने के लिए खड़ी हो गई थी। 1 मिनट,
मेरा अमन पागल नहीं है, आपका शाहमीर पागल है। बल्कि नहीं, वो तो गधा है, गधा, जिसे मेरी बहन की कदर करना ही नहीं आई। यकीन माने, अब की बार मिला ना मुझे वो गधा तो जूती उतार के उसके मुंह पर मारना है मैंने। हवेली के शहजादों से मोहब्बत तो उसे कभी थी ही नहीं, मगर शाहमीर से नफरत अब अलग ही लेवल की थी। और क्यों कर ना होती। उसकी बहन रातों को उठ उठ कर रोती थी उसकी हरजाई के लिए, जो उसे छोड़कर चला गया था। फिर एक बार यूनिवर्सिटी में मरियम और शामिर का अक्सर सामना होता रहता था, मगर शामिर ऐसी नज़र चुरा जाता जैसे जानता तक ना हो। और यही बात मरियम को और तकलीफ देती थी। उसे समझ ही नहीं आती थी कि शामिर की किस तरह का इंसान है वो। पढ़ लिख कर भी कुछ लोग जाहिल ही होते हैं। मरियम के नज़दीक शामिर का शुमार उन्हीं लोगों में था, तलाक मांगो तो मर्दानगी पर आ जाएं और जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी सूरत राज़ी नहीं। बल्कि जिम्मेदारी उठाना तो दूर, जहाँ जिम्मेदारी का जिक्र तक आता है वहाँ से वो शख्स ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसे मर्द के साथ कोई औरत कैसे गुजारा करे। वो शादीशुदा होने के बावजूद अपने बाप के घर में रह रही थी। सब जानते थे शामिर फिर छोड़कर चला गया है उसे। वो किस कदर शर्मिंदा होती थी लोगों की नज़र में, बस वही जानती थी। अच्छा, ये बातें छोड़ें, आफिया की कल रुखसती है, कुछ तैयारी की है आपने? कौन से कपड़े पहनने वाली हैं, मुझे दिखाएं। जूनी उसके चेहरे की बदलते तासुरात पड़ चुकी थी। वो अपनी बहन को मज़ीद अफसरदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बातों का मौज़ा बदल गई थी। वो लाल रंग की कलियों वाली फ्रॉक में मलबूस थी। दोनों बहनों ने एक जैसी ही ड्रेसिंग कर रखी थी, बस जोनी की ब्लैक थी और उसकी लाल। पूरी महफिल में उन्हीं बहनों को सताइशी निगाहों से देखा जा रहा था। अंबर की भाई ज़की की निगाहें तो मरियम पर पागलों की तरह चिपक गई थी। वो जहाँ जाती वो पीछे पहुँच जाता। मरियम का जी फिर मतली होने लगा था। वो फ़ौरन ही वॉशरूम की जानिब दौड़ी। वो अभी बेसन में उल्टी कर ही रही थी कि किसी ने उसकी खुली आबशार को पीछे की समेट कर कमर से हिलाई थी। मरियम ने जोनी का गुमान कर ज़्यादा तवज्जो न दी। तुम प्रेग्नेंट हो? अचानक आने वाली आवाज़ पर उसने पलट कर मारे शौक के देखा। समझ नहीं आया ज़्यादा हैरानगी किस चीज़ की थी, उसके सवाल की या उस शख्स की मौजूदगी की। मैंने कुछ पूछा है मिस चश्मिश, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने कुछ पूछा है मिस चश्मिश। ओह। शामिर की आंखें बहुत गहरी थीं इस लम्हे। मरियम को वो गहरी आंखें अपनी रूह तक उतरती महसूस हुई। पहली बार महसूस हुआ जैसे शामिर को भी किसी चीज़ की फ़िक्र हो। अगर हूँ भी तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो भूल ही नहीं थी शामिर ने कैसे फोर्स किया था उसे हर चीज़ के लिए, और फिर कैसे छोड़कर चला गया था उसे दोबारा। उसने फ़ौरन ही अपना मुंह धोया, अपने क्लच से रुमाल निकाला और चेहरा साफ़ किया और वहाँ से चली गई। शामिर खामोशी से उसे जाता देखता रहा। बहुत हो गया, लगता है मोहतरमा को बताने की सख्त ज़रूरत है कि बीवी हो मेरी आज भी। वो दाँत पीसते हुए कहता नंबर डायल कर गया था। शामिर का खून जल गया था मरियम का रवैया देखकर। प्रेगनेंसी की खबर कोई छोटी खबर नहीं है, लेकिन वो लड़की उससे इतनी लाताल्लुकी ज़ाहिर कर रही थी कि उससे अपने होने वाले बच्चे के मुतालिक बताना भी ज़रूरी ना समझा था। फ़ौरन ही कॉल रिसीव हुई। अम्मी, क्या मरियम प्रेग्नेंट है? दूसरी जानिब शमी बेगम खासा हैरान हुई थी, चूँकि उन्हें इस मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं था। मुझे नहीं पता बेटा, मेरी मरियम से कोई बात नहीं हुई है काफ़ी दिनों से। शमी बेगम नरमी से गोया हुई, साथ साथ वो खुश भी थी। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और वो मेरी बीवी है। आप कैसे उससे मामले में इतनी लापरवाही बरत सकती हैं? मैं उसे आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर आया था। मैंने आपसे कहा भी था जाते वक्त कि मरियम का ख्याल रखिएगा, जैसे वो बरहम हुआ था। बेटा, मैं उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन वो अपने बाप के साथ शहर जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने जाने दिया। शहर जाने के बाद उसने मुझे कभी कॉल ही नहीं की। मैं क्या कर सकती हूँ उस हवाले से? शमीम बेगम ने ख़ुद को बस जाहिर किया था। अम्मी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूँ उसका ख्याल रखें मेरी माँ। इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ ना मैं अपनी माँ से कि वो मेरे पीछे मेरी बीवी का ख्याल रख ले। शामिर का लहजा बहुत सख्त था, इस कदर सख्त कि शमीम बेगम का दिल दुखा था। बेटा, मैंने मरियम के साथ कभी कोई बुरा रवैया नहीं रखा, जैसे और सासें रखती हैं। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? उनके जुमला सुन शामिर को महसूस हुआ कि वो मरियम का गुस्सा उन पर उतार रहा है। उसने फ़ौरन ही आंखें मींची और उल्टे हाथ से पेशानी मसली थी। अम्मी, उसे अपने साथ लेकर जाएं यहाँ से। मुझे नहीं लगता वो अपना ठीक तरह से ख्याल रख रही है। मैं कल ही आ रही हूँ शहर, उसे अपने साथ ही ले जाऊँगी वापस। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो मेरे साथ ही रहेगी। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ है तुम्हारे पीछे, तुम्हारी बीवी बच्चे का ख्याल रखने के लिए। तुम बस दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा वकील बनते देखना चाहती हूँ बेटा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे अपने एतमाद में लिया था। तब जाके शामिर का दिल थोड़ा सुकून में आया। अमन मुसलसल काम में लगा हुआ था। माना बारात में सिर्फ 3 लोग ही आए थे, शहरोज़, उसकी वालिदा और उसका भाई, लेकिन उसके बावजूद अमन ने अपनी गली के तमाम लोगों को अपनी बहन की बारात में मदऊ किया था। जूनी स्टेज के पास खड़ी उसे ही देख रही थी। उसने आज पहली बार सफ़ेद कुर्ता पहना था जूनी की फरमाइश पर, और वो सफ़ेद कुर्ता उसकी गोरी रंगत पर कैसा जच रहा था, ये बात कोई जूनी के दिल से पूछे।
इसकी कदो-कामत के सबब वो पूरी महफिल में अलग ही नुमाया था। हर कोई यही कहता सुनाई दे रहा था कि दुल्हन का भाई कितना खूबसूरत है। अमन को सोनी और आफिया दोनों की सेफ्टी बहुत प्यारी थी, इसीलिए उसने बहुत सारे गार्ड्स दरवाजे पर ही खड़े कर दिए थे और वो महफिल भी जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था। बारात के आते ही उसने खाना खिलवा दिया था। जू, यहाँ क्यों खड़ी हो, खाना खाओ चलो। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो अपनी बीवी को खाना खिलाने खुद ही आया था। मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी बाद में, उसने फ़ौरन ही कहा। अच्छा, तो फिर अभी थोड़ा सा आसरा कर लो। ये कहता हुआ वो सामने टेबल से थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में भर कर ले आया था। कपड़े चेंज मत करना, मैं घर जाकर आराम से देखूंगा। उसके कान में आहिस्ते से सरगोशी करता उसे खा जाने के लिए खाना खिलाने के लिए बैठाकर आगे बढ़ गया था, जबकि जूनी उसके जो मायने जुमले सुन मुकम्मल सुर्ख पड़ चुकी थी। शहरोज़ और आफिया के लिए खाना स्टेज पर ही लगा दिया गया था। मरियम आफिया को खाना खिला रही थी, जबकि शाहमीर शहरोज़ को। मरियम, आप भी खाना खा लो हमारे साथ ही। आफिया देख चुकी थी कि मरियम ने तो अपनी प्लेट में कुछ निकाला ही नहीं है। आफिया के कहते ही शाहमीर का मज़ीद खून जला था। वो लड़की कुछ नहीं खा रही थी, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे भूखा रहकर ख्याल रखने वाली थी और अपने बच्चे का। ये सोच शाहमीर ने फ़ौरन ही उसकी प्लेट खाने से भरने लगा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, मत निकालो वरना ज़ाया होगा। मरियम ने फ़ौरन ही उसका सीधा हाथ पकड़ा रोकने की नीयत से। शाहमीर ने एहतजाजी निगाहों से उसकी जानिब देखा तो फ़ौरन ही आहिस्ते से गोया हुई थी। खाना खाना तो दूर की बात, उसका जी तो सिर्फ खुशबू से ही मलती होने लगा था। ऐसे में वो खाना कैसे खा लेती। क्या हुआ भाभी, खैरियत? शहरोज़ मरियम की जानिब देख फ़िक्रमंदी लहजे में पूछने लगा था। वो अभी मरियम कहती इससे पहले ही शामिर तेज़ी से गोया हुआ। हाँ सब खैरियत है, बस तुम चाचा बनने वाले हो। वाकई? शहरोज़ से बहुत खुश हुआ था ये खबर सुन, मगर मरियम वो शामिर को उलझ कर देखने लगी थी। अभी तो उसने कोई टेस्ट भी नहीं कराया था, फिर शामिर इतने मुतमईन और 100% लहजे में कैसे बता सकता था सबको। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। शहरोज़ गले मिलने लगा खुशी के मारे, मगर शामिर की आंखों में वो खुशी नहीं थी। वो सिर्फ मरियम को ही देख रहा था, जो नज़र चुरा गई थी। फोटोग्राफर किसी तरह अमन को पकड़कर जूनी के करीब खड़ा करने में कामयाब हो ही गया था। जूनी काले रंग के फ्रॉक में क़यामत ढाती मालूम हो रही थी। इसके माथे पर चमकने वाली लाल बिंदिया उसके हुस्न को मज़ीद दुबाला करती मालूम हुई। फोटोग्राफर ने जब दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखने का कहा तो वो हसीन नौजवान उन बलेरी आंखों को बड़ी हसरत और मोहब्बत से तकने लगा। इनमें हसरत थी, हाँ आज भी उनमें हसरत थी, जैसे मिलके भी ना मिली हो उसे ऐसी दीवानगी। क्या? ऐसे मत देखो, मैं नर्वस हो रही हूँ। अमन को महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी आंखें किस कदर मोहब्बत बरसाने लगी थी कि जूनी को अपना आप जलता हुआ मालूम हुआ। अमन फ़कत मुस्कुरा दिया जवाब में। वो मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। साथ चलो मेरे। विदाई के वक्त जब शहरोज़ और आफिया बानों के साथ जाने लगे तो शामिर ने मरियम का फ़ौरन ही हाथ पकड़ लिया था और अपने साथ चलने का हुक्म सादर किया। नहीं, मैं अपने वालिद के साथ आई हूँ और उन्हीं के साथ वापस जाऊँगी। वो तेज़ी से अपना हाथ उसके हाथ से झटके से छुड़ाती उसकी आंखों में देख दांत पीसते हुए मगर आहिस्ते से गोया हुई थी ताकि कोई सुन न ले। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ही चल रही हो। उस नौजवान की सर्द महरी से कहते ही मरियम का पारा हाई हुआ था। शामिर बख्श चौधरी, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ तुम्हारे बाप का ख़रीदा हुआ, जिससे जब मर्जी आएगा तुम्हारा खेलोगे और जब दिल भर जाएगा फेंक कर चले जाओगे। वो दांत पीसते हुए उसकी आंखों में कदूरत से झांकते एक एक लफ्ज़ जता कर गोया हुई थी। वो नहीं जाने वाली थी उसके साथ, हरगिज़ नहीं। दिल के किसी कोने में वो जानता था कि मरियम गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी नज़र में वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही है, इसीलिए ज़रूरी था कि कोई उसका ख्याल रखे। फ़हीम से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, और रही जूनी, वो तो खुद बच्ची थी, वो कैसे उसका ख्याल रख सकती थी। कुछ चल रही हो या उठाकर ले जाऊं? मरियम के सख्त जुमले को मुकम्मल नज़रअंदाज कर वो हल्की सी गर्दन टेढ़ी कर धमकी आमेज़ लहजे में इस्तफसार करने लगा था। वो जानता था मरियम उसके जज्बात को बासानी बेकाबू कर देती है, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने साथ लिए बगैर तो जाने वाला वो था भी नहीं। मरियम उसका धमकी आमेज़ जुमला सुन फ़ौरन ही एक कदम पीछे हुई। उसका इरादा तेज़ी से फ़हीम के पास पहुंचने का था। वो जानती थी सिर्फ उसका बाप ही है जो शामिर को उसे ले जाने से रोक सकता है, लेकिन अभी वो पीछे मुड़कर 2 कदम ही चली थी कि उसके हाथ उस नौजवान ने तेज़ी से अपनी मजबूती गिरफ्त में लिए थे। उस दिलनशीन ने खौफ के मारे पलट कर देखा ही था कि शामिर उसे अजनत से बाहों में भर गया। उस लड़की की आंखें हैरत से फैली थी, चूँकि इर्द गिर्द लोग थे जिनकी उस लड़के को ज़रा परवाह ना थी। मरियम। जूनी ने जैसे ही ये मंजर देखा फ़ौरन ही अपनी बहन को बचाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर अगले ही पल उसका हाथ गिरफ्त में था। जाने दो उन्हें, मियाँ बीवी भी हैं वो हसीन नौजवान उसके वजूद को खुद से लगाता नरमी से समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ था। जूनी को बलौरी खूबसूरत आंखों में फ़ौरन ही गुस्सा दराया। वो शख्स किसी सूरत उसकी बहन के काबिल नहीं था। मियाँ बीवी?
वो किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है मेरी बहन को। जब दिल में आता है उठा ले जाता है और जब दिल भर जाता है फेंक जाता है। क्या तुम नहीं जानते? जूनी बिफर कर बोली थी। जू, इसे ले जाने दो। मैं इस वक्त तक ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकता अपने इससे। इसके जुमले से जूनी को शदीद हैरान किया था। क्या मतलब है इस बात का? उसे शदीद खुद भी इल्म नहीं था, शायद खुद भी इल्म नहीं था कि किस कदर एहतजाज व एतराज़ दर आया था उसकी आवाज़ में। जुनैशा बख्श, हमारी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। माना मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मगर इतना अंदाज़ा तो तुम्हें भी हो चुका होगा कि हम आम मियाँ बीवी की तरह नहीं रह पा रहे हैं अभी तक। इसमें शाहमीर से लड़ने का मतलब समझती हो? वो मामले की नज़ाकत को समझाने की सही कर रहा था। शाहमीर से लड़ना किसी सूरत फ़ायदा नहीं देने वाला था। शाहमीर चाहता तो तूफ़ान ले आता उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि ना सिर्फ वो आफिया को ज़िंदा देख चुका था, बल्कि जूनी के शहर में छुपकर पढ़ने और उनके निकाह से भी आशना था। मगर उस लड़के ने एक लफ्ज़ ना कहा, गोया आंखें मीच गया हो। अब उसकी बारी थी आंखें मीच लेने की। वो समझ सकता है कि जूनी अपनी बहन की मोहब्बत में उसे बचाने चली है, मगर कम अज़ कम मरियम के पास शाहमीर का नाम है। कल को शाहमीर को कुछ होता है तो सब कुछ उसी को मिल जाएगा और किसी की मजाल नहीं कि उसे गंदी निगाह से देखे। मगर उसकी बीवी का क्या? उसके पास नाम नहीं, लोग उसे कनीज़ समझते हैं। हाल तो यह है कि उसकी मौजूदगी में भी उसकी बीवी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। यही सबब था कि पढ़ने के बहाने उसे हवेली से दूर भेज दिया, सारे भेड़ियों की पहुंच से दूर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी दिन घर से बाहर जाए और वापस पर अपनी बीवी को आफिया जैसी हालत में पाए। वो नौजवान किसी से कहता नहीं था, मगर वो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। इसीलिए वो रोज़ खुदा से जुनैशा बख्श की हिफाजत की दुआ करता और इस कदर करता कि उसके चेहरा आंसू से भीग जाता। मौत बरहक है कि इसे कब आ जाए कुछ खबर नहीं। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद वो भेड़िए उसकी बीवी के साथ क्या सलूक करेंगे। इसीलिए खुदा से रो रो कर इतनी उम्र मांगता था कि उसकी एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी दे जाए कि कोई उसे गंदी निगाह से ना देख सके उसके जाने के बाद। नहीं, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैं अपनी बहन को दोबारा तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दूँगी उस शाहमीर बख्श चौधरी को। सोनी की आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ी थी। उसने देखा था कैसे उसकी बहन रोज़ाना रातों में उठ उठ कर रोती है, कैसे वो शर्मिंदा होती है जब कोई उसके शौहर के मुतालिक पूछता है, कैसे वो शादीशुदा औरत होने के बावजूद बेवा जैसी बेरंग ज़िंदगी गुजारती है, कैसे वो अपनी सारी तकलीफ़ अपनी मुस्कुराहट में छुपा कर रखती है। वो जूनी थी, शेरनी। वो अपनी पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनती। अभी शाहमीर ने मरियम को गाड़ी के बैक सीट पर बैठाकर डोर क्लोज किया ही था कि उसके कंधे पर पीछे से किसी की नरमी से थपथपाया था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक ज़ोरदार मुक्का उसके डायरेक्ट मुंह पर रखा। उफ! फ़हीम अपनी शेरनी को शाहमीर पर हमला करते देख एक लम्हे के लिए ज़ोर से आंखें मीच गया था, साथ साथ अपने मुंह पर हाथ भी रखा। वो ये मंजर नहीं देखना चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी शाहमीर की धुलाई होते हुए देखा। रोक नहीं सका खुद को, अपनी शहादत व दरमियानी उंगलियों को थोड़ा सा खोलकर दूसरे मुक्के की उम्मीद में देखने लगा। वो मुक्का शाहमीर की नाक पर लगा था, जिसके सबब उसे दिन में ही तारे नजर आ गए थे। अभी सुनी दूसरा हमले पहले से ज़्यादा ताकत लगाकर करने के दर पर खड़ी ही थी कि अमन ने पीछे से आकर पहले उसका हाथ रोका और मुड़ी तो उस शैतान की नानी को एहतजाज करने का मौका दिए बगैर वो झुककर बोरी की तरह कंधे पर लाद चुका था। सॉरी यार। अमन ने फ़ौरन ही जोनी की जानिब से मौजरत की थी। शाहमीर की नाक से खून निकलने लगा था। काले बिल्ले, नीचे उतारो मुझे, मैं इस गधे को आज छोड़ूंगी नहीं। वो आफत की पुड़िया अमन के कमर पर मुक्के बरसाते हुए खुद को छोड़ देने पर जोर दे रही थी। शाहमीर कुछ कहता है, इससे कबल ही उसे दूसरी जानिब से डोर खुलने की आवाज़ आई। मरियम, मरियम। वो लड़की फ़ौरन ही फरार हुई। शाहमीर भी तेज़ी से पीछे भागता, अभी वो उसे पकड़ता कि वो रिक्शा में बैठकर वहाँ से चली गई। शिट यार। वो एक हाथ अपनी कमर पर टिकाकर दूसरे हाथ से अपनी पेशानी मसलते बेबसी से चीखा था। वो गुस्से में था, मगर गुस्से से कहीं ज़्यादा दुख था, अफसरदगी थी, रंज था। ज़िंदगी में पहली बार किसी के पीछे इस कदर पागल होकर भाग रहा था वो, मगर गम ये था कि वो हाथ ही नहीं आ रही थी। उसे यकीन न आया मरियम इस कदर नफरत करने लगी है उससे कि ठीक तरह उसकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक बताने तक के लिए तैयार नहीं थी। और एक शौहर के लिए रिसवाई का इससे बदतर मुकाम क्या होगा कि उसकी अपनी बीवी उसे अपने होने वाले बच्चे के मुतालिक ना बताना चाहे। जिस रिक्शे में मरियम बैठकर गई थी वो उसे तकता रहा था, हत्ता कि उसकी आंखें झिलमिला गईं। वो उससे रिक्शा धुंधला नज़र आने लगा था। रिलैक्स शामिर, बस 9 महीने का इंतज़ार और फिर वो तेरी। अपने दोनों हाथों से आंखों को रगड़ते वो खुद को हौसला देने लगा था। मरियम आज यूनी नहीं गई थी। डर जो था शाहमीर का, पेट दर्द का बहाना बनाकर वो बिस्तर पर ही लेटी रही। अभी वो अपना सैल कंबल के अंदर चला ही रही थी कि उसे अपनी मुलाजिमा की आवाज़ आई। मैम, आपकी सास आई हैं। बस इतना सुनना था कि वो सैल पटक कर कंबल से मुँह निकालकर सीधी होकर बैठी।
शमीम बेगम कमरे के अंदर मुस्कुराती हुई दाखिल हुई थी। उन्हें देख जैसे मरियम की सांस अटकी हो। कमरे में हर चीज़ दो थी, तो यकीनन उन्हें शक तो नहीं होना ही था कि यहाँ मरियम के साथ कोई और लड़की भी रह रही है। ये ख्याल आते ही उसे जूनी की फिक्र लाहक हुई। वो तो अच्छा था कि वो यूं ही गई हुई थी इस वक्त, और वरना अभी पूरा 1 घंटा आने में 1 घंटा बाकी था। अम्मी आप यहाँ? मरियम ने बामुश्किल ही अपने चेहरे पर खुशी के तासुरात जाहिर किए थे। मुझे तो आना ही था, इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ। उनके जुमले एटम बॉम्ब की तरह उसके सर पर गए थे। तो क्या शामिर ने बगैर किसी तस्दीक के अपनी माता की खबर पहुँचा दी? सिर्फ एक ही उल्टी करता देख उसे शामिर के इस कदर पेट हल्का होने की उम्मीद ना थी। शमीम बेगम उसे अपने साथ ले जाने आई हैं। वो ये सुन मज़ीद परेशान हुई। अम्मी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस कल कुछ खा लिया था जिसकी वजह से पेट अपसेट हो गया था, इसकी वजह से उल्टी हुई और शामिर को लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो अभी पढ़ना चाहती थी, शामिर को औलाद पैदा करके हवेली में कैद होना नहीं चाहती थी। वो ज़माने भर में रंगरलियाँ मनाता रहेगा और वो उसके बच्चे पालेगी बैठकर हवेली में किसी मुलाजमा की तरह। अगर शामिर बख्श चौधरी ये सोच रहा है तो यकीनन वो सिवाय इसके ख्वाब के और कुछ नहीं है। वो बच्चे ज़रूर पालेगी, मगर इंडिपेंडेंट होकर, खुद मुख्तार होकर, अपने पाँव पर खड़े होकर। इस मुकाम पर पहुंचकर जहां पहुंचते हुए उसकी माँ, उसका मरहूम शौहर उसे देखना चाहता था, जो उसकी खुद की ख्वाहिश भी है। वो ज़िंदगी किसी के सहारे के इंतज़ार में नहीं गुजारना चाहती थी अब। शामिर जैसे हरजाई के तो ख़ास तौर पर नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो वो बच्चा सिर्फ उसका है, शामिर का उस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं। भला उस शख्स का उस बच्चे पर कैसे हक हो सकता है जिसे अपनी हवस का निशाना बनाकर दूसरे दिन ही मुँह छुपाकर भाग गया हो। चलो तो फिर टेस्ट करा लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। उठो तो, तैयार हो, हम तुम्हारा चेकअप कराने अस्पताल जा रहे हैं। शमीम बेगम तो मरियम को हवा के घोड़े पर सवार लगी थी। वो तो किसी सूरत मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पता नहीं ऐसा शामिर ने क्या कह दिया था उनसे। आनन फानन फैसला करने पर तैयार थी, उतर आई। मरियम नहीं जानती उनका बेटा उनसे किस कदर खफा है कल रात से, वो भी सिर्फ उसके लिए। शामिर वैसे भी लापरवाह सा था। वो ज़िंदगी में पहली बार ही था जब वो किसी के लिए इतनी फ़िक्र दिखा रहा था। फिर शमीम बेगम उसकी फ़िक्र क्यों ना करती। वो अपने बेटे को मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मरियम के लाख ना चाहने के बावजूद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। मरियम दिल ही दिल में दुआ करती रही कि टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, मगर किस्मत को शदीद कुछ और ही मंजूर था। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर की मुबारकबाद देते ही मरियम का दिमाग भग से उड़ गया था। वो माँ बनने वाली है, ये सुनने के बाद तो शमीम बेगम किसी सूरत उसे शहर में अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार ही ना हुई। वो बेचारी कहती रही कि वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लेगी। उसके वालिद हैं उसके साथ, फिर उसके पेपर्स भी करीब हैं, उनकी तैयारी भी करनी है। मगर शमीम बेगम ने उसकी एक ना सुनी और ड्राइवर को बजाय मरियम के घर ले जाने के हवेली ले जाने का हुक्म दिया। मरियम को यकीन ना आया, उसे डॉक्टर के यहाँ से ही डायरेक्ट हवेली ले जा रही हैं, वो भी बगैर उसकी मर्ज़ी के। मैंने आपसे कहा ना अम्मी, मेरे पेपर्स होने वाले हैं, आप मेरे साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस बार मरियम का लहजा सख्त था। क्या उनके बेटे ने कम नाइंसाफ़ियाँ की थी उसके साथ, जो वो भी उतर आई थी मैदान में अब? मरियम गुस्सा मत करो बेटा, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। फ़हीम को क्या पता प्रेग्नेंट औरत का कैसे ख्याल रखते हैं। उनकी दोनों बीवियों को अम्मा ने संभाला था। तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूँगी। मुझे तुम्हारे मामले में किसी पर एतबार नहीं, और अब मज़ीद कोई बहस नहीं। मेरे सर में दर्द हो रहा है। निहायत झुंझला कर आखिरी जुमला कहते हुए वो दूसरी जानिब मुँह फेर गई। ना चाहते हुए भी हवेली पहुंच गई थी मरियम बेचारी। कुछ माह बाद आज वो उसी मुकाम पर खड़ी थी जहां कभी उसकी माँ खड़ी थी। शाहीन बेगम ने उससे भी नूरी के साथ ही भेजा था क्योंकि वो उनके ख़ास थी। उसका अल्ट्रासाउंड की बारी आने वाली थी। उसे अपना पूरा वजूद लरसता हुआ महसूस हुआ था। शाहीन बेगम के सख्त जुमले अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि अगर लड़की हो तो वहीं ज़ाया करवा आए। नेक्स्ट। कमरे से आने वाली आवाज़ पर उसे अपने कान साए करते हुए महसूस हुए। इर्द गिर्द सब घूमने लगा जैसे। डर गई थी वो, बहुत डर गई थी। इस कदर डर गई थी कि उसे लगा पाँव से जान ही निकल गई हो। वो नूरी थी जिसने उसे संभाला, वरना वो तो खड़े होते ही लड़खड़ा गई थी। डरे मत बीबी जी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। नूरी ने उसे हिम्मत दी। चेकअप के दौरान उसका चेहरा मुकम्मल सफ़ेद पड़ चुका था। लग रहा था जैसे जिस्म में खून ही ना हो। डॉक्टर, लड़का है या लड़की? उसने लड़खड़ाते ज़बान के साथ इस्तफसार किया था। डॉक्टर देख सकती थी कि उसके चेहरे पर फैले खौफ के आसार को। पहली औलाद है, अल्लाह की रहमत हो या नेमत, दोनों सूरतों में आपके लिए भला ही होगा। डॉक्टर ने बड़ी मोहब्बत से कहा था, जैसे समझा रही हो। फिर भी बता दें, उसने टूटे हुए लहजे के साथ इस्तफसार किया था। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट बहुत रंजीत थी। पहली बार उसका दिमाग के रिया था, कह रहा था वो हवेली वालों जैसी ही हो गई है। उसे भी सिर्फ बेटे की चाह है।
जबकि उसका दिल जानता था ऐसा नहीं है। खुदा उसे बेटा दे या बेटी, वो दोनों सूरतों में खुश होगी। वो सिर्फ इसीलिए बेटे की ज़्यादा चाह रख रही थी क्योंकि वो जानती है कि हवेली वाले इस बेटी को खुशी नहीं रहने देंगे। उसका पहले ही खुद कोई मुस्तकबिल नहीं है अभी तक, वो अपनी बेटी को क्या मुस्तकबिल दे सकेगी। उसका बाप पहले ही भागता है जिम्मेदारियों से, क्या वो एक बेटी की जिम्मेदारी उठा सकेगा? नहीं, वो बिल्कुल दूसरा फ़हीम बन जाएगा, या उससे भी बदतर। बेटी है मगर पहली औलाद है, अल्लाह तुम्हें फिर बेटा दे देगा, मायूस मत होना अल्लाह की रहमत से। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई क्योंकि वो जानती थी कि वो हवेली की बहू है। बेटी? वो ज़ेरी लब बड़बड़ाई। उसे अपना आप वज़नी याद आए। उसकी आंखों से बेताब आंसू झलकने लगे थे, पलकें भीग गई थीं। वो कुछ लम्हे लेटी रही और आंसुओं को बह जाने दिया। वो घर लौटी तो सारी औरतें ही उसे अपने मुंतज़र बैठी नजर आई थीं, जिनमें सबसे आगे उसकी सास खड़ी थी। शमीम बेगम बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो क्या कहा डॉक्टरनी ने? मरियम को हाथ पकड़कर बड़े इश्तियाक से पूछा था। लड़की है। मरियम ने बामुश्किल एक लफ्ज़ अदा किया। अरे तो ऊंचे बोलना, ये तो खुशी की खबर है। शमीम बेगम फ़ौरन ही बाखुशी बोली थी तो मरियम उन्हें उलझकर देखने लगी। उसे लगा उन्होंने सही से नहीं सुना। अम्मी, लड़की है, उसने फिर बताया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माँ, मेरा पोता आने वाला है। मरियम उन्हें हैरत से देखने लगी। एक बार नहीं सुना, समझ आता है, दूसरी बार भी नहीं सुना, ये कैसे मुमकिन था? अरे बहुत बहुत मुबारक हो शमीम। खूब मुबारकबाद शुरू हो गई थी। मरियम को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। सब उससे और शमीम बेगम से आकर गले मिल रहे थे। शाहीन बेगम ने तो पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाने का ऐलान कर दिया था अपने परपोते के आने की खुशी में। जा मरियम, तू कमरे में जा, कहीं नज़र न लग जाए किसी की। शमीम बेगम ने उसे नूरी के साथ कमरे में भिजवा दिया था। वो बहुत परेशान थी। आखिर उसके सास ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला उससे? सबसे बगैर मतलब के कोई काम नहीं करती थी वो औरत। इस काम के पीछे भला इसका क्या मकसद हो सकता है? वो यही सोच उलझी थी। झूठ तो बोल दिया था, मगर अब आगे क्या होगा? शामिर जैसा लापरवाह लड़का क्या उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठा पाएगा? वो बार बार यही पूछती और बार बार उसका दिल एक ही जवाब देता, नहीं, वो नहीं उठा सकेगा, वो फिर भाग जाएगा। उसके भागने का ख्याल आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तो उसकी औलाद भी वो ही गम देखने वाली है ज़िंदगी में जो ज़िंदगी भर उसने सही है। बिना बाप की ज़िंदगी नहीं होती, आजमाइश होती है। ऐसी आजमाइश जो जिस्म का पूरा तोड़कर रख देती है, पोर तोड़कर रख देती है। वो अपनी नन्ही परी से का मुस्तकबिल सोच रोते हुए सो गई। आँख खुली तो महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक हो रही है। उसे एसी की आदत नहीं थी, इसीलिए वो एसी ऑन ही नहीं करती थी। एसी की खुशबू से उसे उल्टी आने लगी। वो ठंडक उसे सांस लेने में दुश्वारी का बायस बन रही थी। उसका दिल फिर मतनीसा होने लगा था। वो फ़ौरन ही उठी वॉशरूम में जाने की नीयत से, मगर अगले ही लम्हे बेड पर अपने बराबर मगर फासले पर लेटे खूबसूरत वजूद को देख उसका दिल और दिमाग शौक में मुब्तला हुआ था। शौक इस कदर ज़बरदस्त था कि उसकी उल्टी रुक गई थी। उल्टी क्या, उसकी तो सांसें भी रुक गई थी। शाहमीर, वो बेयकीनी से उसका नाम बड़बड़ाई थी। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही जब सबसे पहला चेहरा नज़र आया वो उसकी प्यारी बीवी का था, जो उसके ही घूर रही थी। वो खूबसूरत लड़का अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठ बैठा। तुम कब आए? आहिस्ते से इस्तफसार किया था। मैं तो कल रात 9 बजे ही आ गया था, लेकिन इतनी जल्दी आने के बावजूद भी तुम सोई हुई मिली। उसके लहजे में थोड़ा शिकवा झलका, जैसे मरियम ने महसूस भी किया था। कल अस्पताल से आई थी तो थक गई थी, इसीलिए जल्दी सो गई थी। वो नज़रें झुकाकर जवाब देने लगी। शामिर जैसा भी था उसकी औलाद का बाप था, और एक लड़की के लिए उसका बाप क्या होता है ये खुद मरियम से बेहतर कौन जान सकता है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी की तरह लावारिस पले, बाप के होते हुए भी। आज पहली बार शामिर को उसके लहजे में लचक महसूस हुई थी। नाश्ते में अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो बता दो, मैं ले आऊँगा। शामिर ने मुस्कुराते हुए पूछा था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। जब सबको बेटा होने की उम्मीद सुनाई गई थी तो यकीनन शामिर को भी बेटा ही बताया गया होगा। ये ख्याल आते ही मरियम को अपना मुट्ठी में भिजता हुआ महसूस हुआ था। वो अजीब कश्मकश का शिकार हुई कि उसे हकीकत बताए या नहीं। अगर हकीकत जानने के बाद उसने अबॉर्शन पर जोर दिया तो उसे शदीद खौफ लाहिक हुआ था। वो पहले भी अपना एक बच्चा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी। नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो तो बेहतर है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 100% पर मबनी थोड़ी है। वो जैसे अपने दिल को दिलासा दे रही थी। हेलो, कहाँ खो गई? कुछ पूछा है मैंने? उसे जवाब ना देता देख शामिर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए अपनी जानिब दोबारा मुतवज्जा किया था। नहीं, उसका चेहरा बहुत उतरा सा लगा शामिर को। वो खुशी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी जो वो देखने आया था। क्या वो खुश नहीं थी उसके बच्चे से? ये ख्याल आते ही उसने फिर मरियम की जानिब देखा। वो लड़की अभी भी खोई खोई सी नज़र आ रही थी।
हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वो मुस्कुराहट बहुत रंजीदा सी थी। चलो तो फिर मैं तुम्हारे लिए खुद ही कुछ ले आता हूँ। ये कहता हुआ वो बेड से उतरा। वो वॉशरूम की तरफ एक कदम ही बढ़ा था कि कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। मरियम अभी अपनी सोचों में मगन थी कि अचानक उसकी पेशानी पर नरम होठ मिस हुए। उसने चौंक कर निगाहें उठाईं। उसका दिल उस हसीन नौजवान की नज़दीकी के सबब धक धक करने लगा था। शामिर ने एक लफ्ज़ न कहा, बस मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अम्मी, आपने सबसे झूठ क्यों बोला? मरियम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई थी उनसे ये सवाल करने पर। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने देखा है आखिर में बाप को बेटी की ही आ ही जाती है। फ़हीम को भी जूनी की आ ही गई थी ना। जब तुम्हारी बेटी हो जाएगी तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी उन लोगों को खबर हुई तो ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि ज़ाया करा दो, और मैं अपनी पोती को मारना नहीं चाहती। उनके आखिरी जुमले ने मरियम के दिल को छू लिया था। वो हमेशा से शमीम बेगम को एक लालची, बेहिस और खुदगर्ज औरत समझती थी, मगर आज महसूस हुआ चाहे वो कितनी बुरी सही, मगर अपनी पोती के लिए वो शाहीन बेगम से लाख गुना बेहतर हैं। जबकि वो बेचारी नहीं जानती ये तो सिर्फ शमीम बेगम की चाल थी उसे अपने बेटे के दिल से उतारने की। वो देख चुकी थी मरियम उनके किसी काम की नहीं। फ़हीम उसे अपनी जायदाद का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं था अभी तक, जबकि उनका बेटा उसकी मोहब्बत में घुले चला जा रहा था। हाल तो ये है कि अब वो मरियम के पीछे उनसे लड़ने के लिए भी ज़रीक नहीं कर रहा था। वो वैसे भी मरियम का बुखार उसके सर से उतारने की ख्वाहिशमंद थी, और ये मौका उन्हें मरियम की प्रेगनेंसी ने फराहम किया था। एक लड़की के जन्ने वाली थी वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फ़हीम कैसे मोहब्बत का दावेदार था कोमल से, मगर बेटी जने के बाद मानो उसकी मोहब्बत का सारा बुखार उतर गया था। इन हवेली के मर्दों को बेटा चाहिए होता है अपनी वरासत की व इज़्ज़त व वक़ार के लिए, बेटी नहीं। बेटी को तो ये बोझ समझने वाले लोग हैं। उन्होंने सोच लिया था कि बेटी होने के बाद तो मरियम के पाँव में वैसे भी जंजीरें बन जाएंगी। उसने फिर कहीं नहीं जाना है, जिस हाल में भी रहेंगे खामोशी से सहती रहेगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो शाहमीर की दूसरी शादी करा देंगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, बिल्कुल इसी तरह जैसे फ़हीम व शाहीन के बेगम ने कराई थी। वो लड़की नहीं जानती थी उसका नसीब बिल्कुल उसकी माँ जैसा ही था। ये सोच शमीम बेगम खबासत से मुस्कुरा दी थी। आपने शाहमीर को भी यही बताया कि मेरा बेटा होने वाला है? हाँ, फ़कत उनका एक लफ्ज़ जवाब, मगर मरियम को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। वो लड़की बेइख्तियार ही अफसरदगी से मुस्कुरा दी थी। क्या कर रही हो? वो कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम को अपने पाँव पर झुका हुआ पाया। नाखून काट रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा? मुकाबिल लापरवाही से गोया हुई थी। साथ साथ अपना दुपट्टा जो बेड पर पड़ा था उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया था। उसकी मोटी सी चोटी पाँव के नाखून काटते वक्त आगे की जानिब लटक रही थी। उसके नाजुक वजूद नीले रंग के कपड़ों में अलग ही जच रहा था, ख़ास तौर पर उसके सुराहीदार सफ़ेद गर्दन, जो हर बार शामिर की तवज्जो अपनी जानिब खुद ही मजमल करवाती थी। इस तरह मत झुको, पेट पर वज़न पड़ेगा। लाओ मुझे दो, मैं काट देता हूँ। उसके कहते ही मरियम को 440 वॉल्ट का शॉक लगा था। शाहमीर बख्श चौधरी, और उसके नाखून काटे, वो भी पाँव के? ये तो कभी तसव्वुर में भी ना गुजरा था। नहीं नहीं, मैं खुद काट लूँगी, ऐसे भी कोई वज़न नहीं पड़ रहा। वो फ़ौरन ही इनकार करने लगी थी। उफ़, कभी तो मेरी सुन लिया करो, वो झुंझलाकर कहता। फ़ौरन ही उसके हाथ से नाखून कटर छीन गया था। मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, मुझे नाखून कटर वापस दो। वो दिल नशीन गुड़िया फ़ौरन ही एहतजाजन गोया हुई थी, मगर उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए शाहमीर उसके नाखून पर झुक चुका था। कहने को मुकाबले सिर्फ उसके पाँव पर झुका था, मगर वो नहीं जानता उसका ये अमल मरियम के दिल की दुनिया हिला गया था। वो जानती थी शामिर किस कदर मगरूर व लापरवाह व बेनियाज शख्स है, जिसे दुनिया में किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, मगर इस लम्हे वो उसकी परवाह कर रहा था। वो वजह चाहे कुछ भी हो, मगर वो झुका था, और उसका ये झुकना मरियम के दिल को झुका गया था। बचपन में अक्सर उसके पाँव के नाखून किसी चीज़ से टकराने के सबब टूटा करते थे। उसकी नानी काफ़ी बूढ़ी खातून थी जिन्हें नज़र कम आता था, इसीलिए वो उसके पाँव के नाखून नहीं काट पाती थी, और वो छोटी थी इसीलिए उसके हाथ में नाखून कटर भी नहीं देती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो खुद ही जैसे तैसे करके नाखून काट लिए, कभी कभार तो जड़ तक ज़ख्मी कर लेती। जिन बच्चों के वालिदैन नहीं होते उनकी ज़िंदगी महरूमियों की गढ़ होती है। वो मोहब्बतों की तरसी हुई लड़की थी। शाहमीर का ये छोटा सा अमल ही काफ़ी था उसके दिल में अपनी जगह खींचने के लिए, उसका दिल अपनी जानिब खींचने के लिए। क्या शाहमीर मेरा इतना ख्याल सिर्फ इसलिए रख रहा है कि मैं उसे बेटे की माँ बनने वाली हूँ? उस ख्याल का आना था कि उस लड़की का दिल शदीद भारी हुआ। इन पर नेल पॉलिश लगा दूँ? मुझे अच्छी लगती है। अचानक आने वाली भर्राई आवाज़ पर वो हवासों में लौटी थी। इस लड़के की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये सवाल करते वक्त वो चमक भी मरियम को अपने दिल में खौफ पैदा करती मालूम हुई। मुझे नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होगी, वज़ू नहीं होता इससे। वो नहीं मना करना चाहती थी अपने शौहर को, ख़ास तौर पर इस चमक को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो जानती थी शाहमीर किस कदर खूबसूरत कलियों के बीच रहता है। उनके आगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी, मगर नमाज का मसला था। ओह चलो तो फिर छोड़ो,
उसने तेज़ी से कहा था। वो अलग बात है। मरियम का जवाब सुन उसका दिल थोड़ा मायूस हुआ। उसने नहीं बताया मरियम को कि वो नेल पॉलिश रिमूवर भी साथ ही लाया है। उसे लगा मरियम लगवाना ही नहीं चाहती है, वो कोई 16 श्रृंगार करना ही नहीं चाहती उसके लिए। मरियम के जाने के बाद उसे घर काटने को दौड़ने लगा था। फ़हीम भी हर वक्त अपने काम में बिज़ी रहता। अकेलेपन का एहसास पहले से ज़्यादा खाने लगा था जब अमन से बात होना भी बंद हो गई थी। वो कॉल करती थी रोज़ाना, मगर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव ही नहीं होती थी, बिल्कुल इस तरह जैसे इस वक्त नहीं हो रही थी। 20 से 22 कॉल कर चुकी थी वो, मैसेज भी किए मगर कोई जवाब नहीं। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? मगर क्यों? उसके दिल ने कहा कि वो सिर्फ ज़रूरी काम में बिज़ी होगा, मगर दिमाग वो तो कहीं और ही ताने बाने बुनने लगा था। कहीं उसकी माँ ने फिर तो उसे लड़कियां दिखाना शुरू नहीं कर दी शादी के लिए। बस इस ख्याल का आना था कि उसका दिल भारी होता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद को नेगेटिव सोचों से दूर रखने की बहुत कोशिश कर रही थी इन दिनों। उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, मगर उसके इर्द गिर्द के लोगों पर नहीं। उसने फिर कॉल की, बेल बजती रही मगर रिसीव न हुई। काले बिल्ली कहाँ हो? स्क्रीन पर काला बिल्ला चमकता देख वो बेबसी से बड़बड़ाई थी। मरियम सोने ही लेटने लगी थी कि सेल रिंग हुआ। शामिर नींद में ही तकिए पर हाथ मारने लगा सेल ढूंढने की गरज से, मगर तकिए पर होता तो मिलता ना, वो तो साइड टेबल पर रखा था। मरियम ने शामिर को देने की नीयत से सेल उठाया। प्रिटी आइज़ ना चाहते हुए भी सेल के स्क्रीन पर नज़र पड़ी। उसने प्रिटी आइज़ चमक रहा था। उसे नहीं इल्म क्यों, मगर पूरे जिस्म में खून की रवानगी तेज़ हो गई थी। वो दांत किचकिचाने लगी थी। किसका फ़ोन है? क्योंकि सेल रिंग होना बंद नहीं हो रहा था, इसीलिए वो हसीन लड़का जो वाइट बनियान ढीली ढाली ब्लैक पैंट में मलबूस था, ज़बरदस्ती आंखें खोल उठकर बैठा था। उसने देख लिया था कि मरियम के हाथ में सेल है। तुम्हारी चाहने वाली का? मरियम ने दांत पीसते हुए कहे थे। उसकी जानिब सेल बढ़ा दिया था। उस लड़के की आंखों में जेलसी थी जो वो महसूस कर सकता था। वो पहले तो वो उलझा, मगर जब उसने सेल की स्क्रीन देखी तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये दानियाल है चश्मिश, उस नौजवान ने खासा जताते हुए बताया था। मरियम फिर भी उस मशकूक निगाहों से तक रही थी। यकीनन उसने मुकाबिल की बात पर एतबार नहीं किया था। इस उल्लू के डैश की पता नहीं है कि मरियम के मेरे पास इसका नंबर है, ये पहले से ही मेरे पास इसका ये नंबर पहले से ही सेफ़ है। ये समझता है कि मुझे लड़की की आवाज़ निकाल कर बेवकूफ़ बना सकता है। वो सर झटकते हुए कहता कॉल रिसीव कर गया था। उसने सेल दानस्तन तौर पर इसकी स्पीकर पर रखा। हेलो डार्लिंग। कॉल रिसीव होते ही दूसरी जानिब से लहकती हुई आवाज़ कानों के समाज से टकराई थी। हेलो, उसने खासा नरूठे लहजे में जवाब दिया। उफ़, तुम्हारी आवाज़ कितनी सेक्सी व मीठी है, फिदा होते हुए बोली थी। वाकई? तो फिर मेरी बीवी को बताओ ना डार्लिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी आवाज़ कुछ खास पसंद है। उसने शोखे से मरियम की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। बीवी? दूसरी जानिब से बेयकीनी से बड़बड़ाया गया था। जी बीवी। दानियाल के बच्चे क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में फूंक डाल रहा है? शामिर ने खासा सख्त लहजे में कहा था। ये सानिया कब पेश आया? दूसरी जानिब से हैरत भरी आवाज़ दोनों मियाँ बीवी के कानों के सामान से टकराई थी, मगर वो आवाज़ अभी भी निस्वानी ही थी। सालों हुए, अब तो एक बच्चे का बाप भी बनने वाला हूँ। खासा फ़खराना गोया हुआ था। तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ अब मुकम्मल बदल चुकी थी। जिसे सुन मरियम ने हैरत से सेल को देखा था, जिसे उस हसीन नौजवान ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ले अपने भाभी से बात कर, वो तुझे मेरी महबूबा समझ रही है। इस दिलनशीन ने फ़ौरन ही घूर कर शामिर को देखा। दानियाल को ये बताने की क्या ज़रूरत थी भला? अब देख के रही हो, लो पकड़ो, बात करो मेरी चाहने वाली से। शामिर ने ज़बरदस्ती अपना सेल उसे पकड़ाया था। हेलो। उसके ऐसे किसे कहने के बावजूद दूसरी जानिब दानियाल फ़ौरन ही आवाज़ पहचान गया था। मरियम? मुँह से बेसाख्ता निकला था। जी। मरियम बहुत शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि वो सिर्फ एक कॉल की बेस पर गलतफहमी का शिकार हुई और बजाय अपने शौहर से बैठकर बात क्लियर करने के अलहदगी का सोच बैठी थी। ओह, तभी मैं कहूँ शामिर की नज़र तुमसे हटती क्यों नहीं है? दानियाल का गलत जुमला सुनते ही शामिर ने फ़ौरन ही सेल मरियम के हाथ से झपट लिया था। वो नहीं चाहता था कि दानियाल अपनी एक्साइटमेंट में उसके सारे राज मरियम के कानों तक पहुँचा दे। उसने कॉल भी स्पीकर से हटा दी थी। अब वो नहीं जानती क्यों, मगर कहीं न कहीं उसके दिल पर सुकून हो गया था कि वो प्रिटी आइज़ दानियाल निकल कर आया है। मगर फिर दिल में ख्याल आया, अगर उसके हैंडसम व डैशिंग शौहर की एक चाहने वाली कम हो गई है तो क्या कितनी ही पड़ी हैं और उसकी राह में, जो सिर्फ उसकी एक नज़र के मुंतज़र रहती हैं। ये ख्याल आते ही जो शर्मिंदगी थी वो मानो एक लम्हे में ही छुमंतर हुई। वो शामिर को मुँह नाक चढ़ाती अपनी जगह पर आकर लेट गई थी, साथ साथ अपनी जानिब का लैंप ऑफ कर दिया, जबकि शामिर दानियाल से बातें करने में मसरूफ़ था। मरियम, क्या मैं बीच में से तकिया हटा सकता हूँ? सेल साइड पर रख उस दिलनशीन गुड़िया के नाजुक खूबसूरत वजूद को गहरी बोलती निगाहों से तकते भर्राई हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। शामिर को वो तकिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दरमियान में
अब वो उसकी आंखों में खटकने लगा था। मरियम जाग रही थी। मुकाबिल का सवाल सुनते ही उसके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक अपने गाल व कान जलते हुए महसूस हुए। उसकी पनाहों में गुजरी रात फिर आंखों के आगे चलने लगी थी। उस लड़की ने बामुश्किल तो गले में निकला। मरियम ने कंबल को दोनों हाथों में मुट्ठियों में मजबूती से भींच लिया था। मरियम, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। मुकाबिल की आवाज़ इस बार मज़ीद नज़दीकी से आई थी। शामिर, क्योंकि वो जानता था कि वो जाग रही है, इसीलिए मज़ीद सोने का ड्रामा ख़त्म करते हुए उठकर बैठने की नीयत से उस खूबसूरत लड़की ने आंखें खोली। मगर अगले ही लम्हे शामिर को खुद पर छाया देख बुरी तरह चौंकी थी। उसने दोनों हाथ मरियम के वजूद के दाएं बाएं जमा रखे थे। उसकी आंखें मरियम की आंखों में अपना अक्स देख रही थीं। मरियम ने देखा वो अपने दोनों हाथों पर वज़न देकर खुद को उसके वजूद पर गिरने से रोक रहा है। मतलब साफ था, जब तक वो खुद हाँ नहीं करेगी, मुकाबिल करीब नहीं आएगा उस बार। शामिर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने अपनी सफ़ेद खड़ी नाक जब उस लड़की की नाक से मिस की तो पूरे जिस्म में बर्फ़ की तरह बिजली दौड़ गई थी। उस खूबरू नौजवान की महक उसे मुकम्मल अपने हिसार में जकड़ रही थी। डॉक्टर सिर्फ शुरू के माह में मना करते हैं, तुम्हारा तो 5वां महीना है। उस लड़की की खूबसूरत आंखों में आज एहतजाज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस वो सुनसी कैफियत का शिकार थे जैसे उलझी हुई हो। शायद वो अभी तक उस पर एतबार नहीं कर पा रही थी। शामिर को खुद से दूर करके वो अपनी बेटी के लिए महरूमिया भर ज़िंदगी नहीं मुंतखब करना चाहती थी। इसीलिए अपनी सारी कश्मकश व नेगेटिव सोचों को एक साइड पर रख कर आँखें मूंद गई थी और आहिस्ते से जज्बात में सर हिला दिया। आंखें खोलो मिस चश्मिश, मुझे देखो। उसकी गर्म सांसें मरियम अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो डिमांड कर रहा था कि वो आंखें खोले और उसे देखे। मरियम ने आहिस्ते से आंखें खोलकर उसे देखा। वो बहुत नज़दीक था। उसकी गहरी आंखें रूह को छूती हुई मालूम हुई। उसने मरियम की इजाज़त नहीं दी आंखें मूंदने की। वो चाहता था मरियम कबूल करे उसे, दिल से भी और दिमाग से भी। वो कोई बिल्ली नहीं था जो आंखें मीचने पर गायब हो जाए। वो एक साहिबान था, ऐसा साहिबान जो हमेशा उस पर साया बन किए रखना चाहता था अपना, चाहे फिर तपती धूप हो या बारिश, आंधी आए या तूफान। वो लड़की उसकी अपनी पनाहों में महफूज थी, इस बात का उसे एहसास दिलाना चाहता था। रफ्तन रफ्तन वो उस दिलनशीन अपने दरमियान की सारी दूरियां मिटा गया था। जूनी, हमारे साथ चलोगी रेस्टोरेंट खाना खाने? रात का खाना हम साथ खाने वाले हैं। वो कोचिंग से बाहर निकले ही थे जब उसकी सहेली बिनेश ने उसकी जानिब देख इस्तफसार किया था, क्योंकि वो जानती थी कि जूनी हर बार की तरह इनकार ही करेगी। इसीलिए वो सरसरी सा पूछ रही थी फ़कत। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब जूनी ने अगले ही लम्हे फ़ौरन हाँ कर दी। आज क्या सूरज मशरिक़ की जगह मगरिब से निकला है? बिनेश और बाकी सब चाह कर भी अपनी हैरत का इजहार करे बगैर ना रह सके थे। वो हफ्सा थी जो फ़ौरन ही जूनी को देख हैरत से गोया हुई। दरअसल मेरी बहन अपने घर चली गई है। घर में कोई भी नहीं होता है, अब मैं बोर हो जाती हूँ, तो अच्छा ही है कि तुम लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड कर लूँ। घर में बोर होने से तो बेहतर ही होगा। सही फैसला किया है जानी। बिनेश ने फ़ौरन ही उसके कंधों पर हाथ रखकर खुद से लगाते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा था। तीनों बिनेश की गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंचे थे। जूनी का दिल धक धक कर रहा था। वो खुद को समझाने लगी कि अमन का भरोसा नहीं टूटेगा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से। वो जानती थी अमन बख्श ने बहुत भरोसा करके उसे शहर भेजा पढ़ने के लिए, इसीलिए वो खुद भी तालीम के अलावा किसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेती थी, चाहे उसकी दोस्ती कितना ही कहती रहती। मगर अब वो बोर होने लगी थी। घर में बैठे बैठे उसका दिमाग हर वक्त नेगेटिव सोचों में ही रहता था। 3 माह हो चुके थे उसे अपने काले बिल्ले को देखे हुए। 3 माह में एक बार भी अमन बख्श ने उसे कॉल नहीं की थी। वही पागलों की तरह रोज़ाना उसे कॉल करती, मैसेज करती, मगर दूसरी जानिब उससे कोई जवाब मौसूल नहीं होता था। यही सबब था कि अब मनफी सोचें दिन ब दिन बढ़ती रही थी, जिनसे वो आज़ादी चाहती थी, थोड़े वक्त के लिए ही सही, मगर आज़ादी उसके लिए। आज वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आ गई थी। जूनी, ऐसे क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। हफ्सा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचा था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हफ्सा की आंखें हैरत से फैली। भाई, वो खुशी से चीखी। जूनी व बिनेश ने एक साथ टेबल पर बैठे लड़कों की जानिब देखा था। हफ्सा अपनी एक्साइटमेंट में तेज़ी से जूनी को अपने भाई के टेबल के जानिब लेकर चल दी थी, मगर जूनी की निगाहें तो उसके भाई के साथ बैठे शख्स पर जाकर जम गई थी। आलियान, ये इत्तेफाक कितनी बार होगा। वो डार्क नीले रंग की पैंट कोट में मलबूस नौजवान अपनी कॉफ़ी मुंह से लगाए हुए था जब उसकी निगाहें सामने से आते हुए लड़के पर गई थी। जूनी को इतने वक्त बाद अचानक अपने सामने देख वो भी हैरान हुआ। हफ्सा ने बिनेश व जूनी को अपने भाई और उसके नए बिजनेस पार्टनर के तारुफ करवाया था। बिनेश हो या हफ्सा, दोनों की ही निगाहें आलियान से नहीं हट रही थीं। वो था ही इतना खूबसूरत और वह अपने बिजनेसमैन वाले
प्रोफाइल में तो कुछ ज़्यादा ही क़यामत आ रहा था। आलियान और वो बिल्कुल आमने सामने बैठे थे। इस हसीन लड़के ने ऐसा कोई तासुर ना दिया जैसे महसूस हो कि वो जूनी को पहले से जानता है, मगर फिर भी जूनी को डर लग रहा था। पहली बार ज़िंदगी में कोई चीज़ उसे खौफज़दा कर रही थी और वो थी अमन बख्श की नाराज़गी। इस चुलबुली गुड़िया को खुद भी इल्म नहीं था कि अमन बख्श चौधरी उसके दिलो दिमाग पर इस कदर काबिज हो चुका है कि अब सिर्फ एक मामूली से रेस्टोरेंट आने और आलियान के साथ बैठकर खाने में वो डर रही है कि कहीं अमन का भरोसा ना टूट जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो खफा ना हो जाए। वो खुद को यही कहकर तसल्ली देती रही थी कि बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो अकेले तो बैठकर उसके साथ डिनर नहीं कर रही। फिर वो कौन सा जानती थी कि आलियान हफ्सा के भाई का दोस्त निकल कर आएगा और वो इत्तेफाकन तौर पर रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। वो हफ्सा के कान में सरगोशी कर फ़ौरन उठकर चली गई थी। उसे नहीं इल्म था कि वॉशरूम कहाँ है, इसीलिए उसने वेटर को रोककर पूछा था। वेटर के बताते ही वो फ्रेश होने चली गई। वहाँ से वापस आने पर अचानक उसकी निगाहें शीशे के दरवाजे पर गई, जिसके पार बैठे शख्स को देख वो मारे खुशी की एक लम्हे के लिए साकत हुई, फिर ज़्यादा कुछ सोचे बगैर ही दरवाज़ा खोलने लगी थी। वेट मैम। अभी उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो वेटर उससे मुखातिब था। मैम, ये प्राइवेट रूम है, क्या आपने बुकिंग की है? वेटर के सवाल करते ही उसकी पेशानी पर बल पड़े। बुकिंग? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। सॉरी मैम, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। उस वेटर ने बहुत एहतरामन मौजरत की थी। इस लम्हे जूनी ने फिर एक बार अमन की जानिब देखा और अब उसने नोट किया कि अमन वहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की मौजूद है जिसकी पुश्त थी जूनी की जानिब। नहीं भाई। अमन को देखने की खुशी में वो उसके साथ टेबल पर बैठी लड़की को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गई थी, मगर बुकिंग के सुनने के बाद वो अब नज़र आने लगी थी। ज़्यादा ना सोचते हुए उसने अमन को कॉल की, वहीं खड़े होकर। वो दरवाज़ा साउंड प्रूफ था, वो कुछ नहीं सुन पा रही थी कि अंदर क्या बातें चल रही हैं, लेकिन देख ज़रूर पा रही थी। वो उसने देखा अमन ने किस तरह इग्नोर किया उसकी कॉल देखने के बावजूद भी। यकीनन उसने सेल साइलेंट पर कर दिया था, इसीलिए वो बासानी उस लड़की से बात कर पा रहा था। जबकि कॉल मुसलसल रिंग हो रही थी, वो कॉल करती रही। उसकी निगाहें अमन पर जमी थीं, जो सेल को रिंग होने दे रहा था, मगर दोबारा सेल की जानिब ना देखा। मैम, अगर आप कहें तो मैं अंदर जाकर सर को आपके बारे में इत्तला दूं? वेटर ने उसकी नज़रों का ताक़ुब कर लिया था, जो अमन पर ही जमी थीं। नहीं, बहुत बिजी है। एक दिलजरी सी मुस्कुराहट उसके हसीन सुर्ख होठों पर बिखरी थी। वो शहर में ही था, इतना करीब, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आया, ना उसे बताया कि वो यहाँ आया हुआ है। ओए अमन, धोखा मत देना। रहा सहा वो एक लड़की के साथ डिनर कर रहा था, वो भी पहले से बुकिंग करवा कर। वाओ, तो अमन बख्श चौधरी इतनी जल्दी बोर हो गए हो मुझसे? वो ज़ेरे बड़बड़ाई थी। मुस्कुराती हुई वापस आकर अपनी चेयर पर बैठी। यकीनन जब तक वो हवेली में रहती थी उसकी शादी ना होने देती, इसीलिए उस हरजाई ने बड़ी सफाई से उसे साइड में लगा दिया था। अब ये ख्याल आने पर वो हफ्सा का छोड़ा मिर्चों वाला पास्ता तेज़ी से खाने लगी थी। वो पास्ता ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी था, यही वजह थी कि उस साइड में रख दिया था हफ्सा ने। मगर जिस पास्ते को हफ्सा एक लुकमा नहीं खा पाई थी, ठीक तरह उसे जूनी ऐसे खा रही थी जैसे कोई बात ही ना हो। दिल में लगी आग को कम करने के लिए वो अपनी ज़ुबान पर मिर्चें लगाकर फोकस हटा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों से वो मंजर नहीं जा रहा था। जब उसने देखा कि अमन ने उसकी कॉल साइलेंट पर लगाई है और वापस बात करने में मशगूल हो गया है, बाकी टेबल पर मौजूद लोग उसे ही देखने लगे थे। उसकी नाक सड़सड़ करने लगी थी। इसके बावजूद उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। रुक जाओ लड़की। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो रुक नहीं रही थी। उसे ना रुकता देख आलियान मजबूर होकर उसके हाथ पकड़कर रोकने पर, क्या हुआ है जूनी? बिनश फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी थी। वो क्या बताती कि क्या हुआ है, जबकि वो खुद भी ठीक तरह नहीं जानती कि चल क्या रहा है उसके इर्द गिर्द। उसकी आंखें सुर्ख थीं, अंगार की मंद, जो चेहरा टमाटर की तरह लाल था। आलियान ने पानी का गिलास भरकर उसके जानिब बढ़ाया, क्योंकि वो देख चुका था कि उसके होठ कपकपा रहे हैं। नहीं इल्म क्यों, मगर अमन का सेल साइलेंट पर लगाना और उसकी आंखों से जा नहीं रहा था। यार, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या इन तीनों को ड्रॉप कर दोगे? हफ्सा के भाई के पूछते ही आलियान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आलियान दानिश के साथ फ्रंट सीट, जबकि वो तीनों सहेलियाँ बैक सीट पर बैठ गई थीं। हफ्सा और बिनश को उनके घर छोड़ने के बाद आलियान ने आड़े होकर बैठ जूनी की जानिब देखा। वो बहुत गमगीन नज़र आ रही थी, ख़ास तौर पर उसकी बलोरी आंखें। मुझे नहीं पता था कि तुम मरियम की कज़िन हो। अब जाकर उसे मौका मिला था बात करने का। वो जानना चाहता था कि जूनी इन जाहिल लोगों से कैसे बची। कज़िन नहीं हूँ मैं, मरियम की बहन हूँ। उसकी बात करने की कोई दिल नहीं था, मगर आलियान के सवाल ने उसे मजबूर किया जवाब देने पर। बहन? जहाँ तक मुझे इल्म है मरियम कोमल पप्पो की इकलौती औलाद है। फिर वो उलझकर पूछ रही थी। हम
आखियाफी बहनें हैं। उसने ऐसे से उसकी उलझन दूर की थी। ओह, तभी जोनी से बिल्कुल मरियम जैसी महक आती है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा था। ओके, समझा। और मरियम कैसी है? जूनी और मरियम कुछ ही माह में बहुत मोहब्बत करने लगी थी एक दूसरे से। मरियम बहुत जिम्मेदार लड़की थी और जूनी पर ऐसे छाए रहती जैसे कोई माँ अपनी औलाद पर छाए रहती है। उन दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी के सारे सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर किए दिए। इसीलिए अब जूनी जानती थी कि आलियान का मरियम से क्या ताल्लुक़ है। आलियान ने जो कुछ मरियम के साथ किया उसकी वजह से वो आलियान के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिससे पहले किया करती थी। बेहतर है और बहुत जल्द मुझे खाला बनने का शर्फ बख्शने वाली है। उसने दानिस्तान तौर पर आलियान के कान में ये बात डाली। उसका गुमान था कि आलियान दुखी होगा, मगर इसकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो। शुक्रिया। और आप मुझे कब फूफा बनने का मौका दे रहे हैं? उसने बस यूं ही पूछ लिया था। फिर वो जूनी की तवक्को के बिल्कुल बरअक्स अमल कर गया। वो इस सवाल पर रंजीदा सा हुआ। वो रंजीदगी जूनी बआसानी उसके चेहरे पर पड़ सकती थी। तुम जानती हो, एक वक्त हमारा रिश्ता उठा था। ये सवाल उस नौजवान ने बड़े गंभीर लहजे में पूछा। जूनी नहीं समझ पाई उसने ये सवाल क्यों किया अचानक। जानती हूँ, जूनी ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया था। मैं इस लम्हे को आज भी कोसता हूँ और शायद ज़िंदगी भर कोसता ही रहूँगा कि मैंने इस पर क्यों यकीन नहीं किया। वो मेरे सामने बार बार बोल रही थी पर मैंने यकीन नहीं किया। वो बहुत टूटे बिखरे लहजे में गोया हुआ था। उसकी बातों में पछतावा नुमाया था। वो जूनी को इसलिए नहीं बता रहा था कि उसे अपना दोस्त समझता है, सिर्फ इसलिए बता रहा था कि उसकी हालत उसकी महबूबा तक पहुंचा देगी, इन कानों तक जहां उसकी रसाई नहीं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करता आगे बढ़ने की, बस समझ लो मैं पढ़ नहीं पाता। उसने बेबसी से हल्का सा सर सिर से टिकाकर जूनी को देखा कर कहा था। उसकी आंखें गहरी व मुफाहमना थीं, जिन्हें जूनी तो ना समझ सकी, मगर उसके बराबर में बैठा दानिश बखूबी समझ गया था। यकीनन उसका इशारा जूनी की जानिब था। आपको नहीं लगता आप बहुत सेल्फिश हो रहे हैं अपनी मोहब्बत में? उन लोगों का क्या जिनकी आंखें आपके लिए ख्वाब बुनती हैं, आपको खुश देखना चाहती हैं? अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज़ी से उसकी बात काटते हुए पूछने लगा, क्या उन आँखों में मरियम की आंखें शामिल हैं? हाँ, बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। बल्कि मुझे यकीन है जब मरियम ने अपनी आप को हवेली से अपनी जान को जोखम में डालकर निकाला होगा तो उसी सोच के साथ निकाला होगा कि आप आगे बढ़ें। उसने फ़कत इस बात में सर हिला दिया। वो क्या बताता उस लड़की को कि आगे बढ़ने की कोशिश की थी, इस महक को पाने की चाह रखी थी जो मरियम के पास से आती थी, मगर नसीब ने साथ ना दिया। मतलब ये भी जूनी के साथ वो लड़की किसी काले बिल्ली की मोहब्बत में मुब्तला निकली। अब हाल ये था कि वो कोशिश भी नहीं करना चाहता था। रेहाना बेगम अगर जानती कि मरियम की आलियान की ज़िंदगी से निकाल कर वो खुद अपने बेटे से महरूम हो जाएंगी तो यकीनन वो कभी ऐसा ना करती। वो अक्सर फ़ोन पर रोया करती कि काश उन्हें पता होता कि आलियान मरियम को लेकर इतना सीरियस है तो वो कभी ऐसा ना करती। उनके एक बेटे का इंतकाल हो गया था और दूसरा बेटा मुँह मेड़े बैठा था। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उनकी खिदमत करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनका दिल बहलाने वाला कोई ना था। जबकि अगर वो थोड़ा सा दिल बड़ा करके मरियम को अपना लेती तो आज उनका बेटा उनके साथ होता, उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती, वो यूँ अकेले कमरे में ना पड़ी रहती पूरे दिन। बेटे की जुदाई के गम से उन्हें बीमारियाँ लगा दी थी, ख़ास तौर पर जब उन्हें इल्म हुआ कि जोनी आलियान की बीवी नहीं है। उसने झूठ बोला था अपनी शादी टालने के लिए। वो अपने वालिदैन से साफ कह कर आया था कि वो शादी करना नहीं चाहता किसी से। अब वो अपनी ज़िंदगी में मरियम की यादों के सहारे गुजार लेगा। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम वहाँ से कैसे निकली? क्या काले बिल्ली ने मदद की? वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए मौज़ूआ एकदम बदल गया। काले बिल्ली का नाम सुन जोनी को मूड ऑफ हुआ था। हाँ, मदद ही की है उसने मेरी। वो आलियान को बताने से कहीं ज़्यादा खुद को कन्विंस कर रही थी कि ऐसा ही है। मुझसे निकाह करने के बाद शहर छोड़ दिया पढ़ने के लिए। नज़रें झुकाकर अपने हाथ में पकड़े सेल की ब्लैक स्क्रीन को तकते हुए गोया। वो खुद भी नहीं जानती क्यों, मगर वो आलियान को अपने दिल की बातें बता बैठती थी। आखिर जुमले में उसका रंज नुमाया था। उस सितमगर ने छोड़ दिया। अच्छा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? आलियान चाहकर भी उसके चेहरे पर छाई रंजीदगी की देख खुद को रोक नहीं सका था ये सवाल करने पर। मोहब्बत करता था तभी तो निकाह किया है मुझसे। मेरे ख्वाबों को एक बार फिर ज़िंदगी बख्शी। उसने तेज़ी से चेहरा ऊंचा कर आंखों ही आंखों मिलाते हुए कहा था। तो फिर ये उदासी क्यों? दुबदू सवाल आया था। उस नौजवान की आंखों में इश्तियाक था जानने का, क्योंकि जितनी खूबसूरती में मोहब्बत को समझती थी, मोहब्बत उतनी खूबसूरत नहीं है। वो बेख्तियार बोल उठी थी। उसका जवाब बहुत सादा था मगर बहुत गहरा मफ़हूमाना था। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा जिसकी तुम ख्वाहिशमंद थी। कुछ लम्हे तो वो बस सोचती रही कि आलियान जो कह रहा है वो ठीक है या नहीं। क्या वाकई उसे मोहब्बत से मसला है या मोहब्बत ना मिल पाने के सबब मसाइल हो रहे हैं?
फिर जूनी को लगा आलियान बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो मोहब्बत की तरसी हुई थी। अमन से मोहब्बत की वजह यही थी कि वो उसे समझता है, उसे ख्याल रखता है उसका, मगर अब सितमगर के पास वक्त ही नहीं था उसके एक कॉल भी अटेंड कर ले, मोहब्बत या खाक देगा। कभी कभार हम मंजिल पाने की चाह में इस कदर जुझ जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं रहता कि मंजिल पाने की चाह क्यों थी। मंजिल लाजिम नहीं थी, साथ वो खुशी लाजिम था, मगर इसका हमसफ़र यही अहम बात फरामोश कर बैठा उसके नज़दीक। वो जवाब में फिर हल्का सा मुस्कुरा दी, जुनैशा आगे से लेफ़्ट लेना है, राइट? दानिश के इस्तफसार करते ही जूनी ऐसी से गोया हुई थी, राइट। घर पहुंचते ही उसने आलियान का शुक्र अदा किया और घर में दाखिल हो गई। आसाइशों से भरे मेंशन में छाई खामोशी उसे कांटों की तरह दौड़ रही थी। वो डायरेक्ट अपने रूम की जानिब बढ़ी। बेड पर लेटने के बाद उसने सबसे पहले काम अपना सेल निकालकर अमन बख्श का नंबर ब्लॉक करने का किया था। अगर अमन बख्श को लगता है कि वो उसके पीछे भागती रहेगी तो पागलों की तरह, तो ये सिर्फ उसकी भूल है। वो यूनी से घर लौटी तो सामने लॉन्च में उस हसीन नौजवान को बैठा हुआ पाया। अगर 4 दिन पहले देखा होता तो यकीनन खुशी से पागल हो जाती, लेकिन आज बात अलग थी। उस नौजवान को देखकर भी उसे अनदेखा कर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी थी। जुनैशा बख्श उसे खुद को यूँ इग्नोर करके जाता देख वो फ़ौरन ही खड़े होकर उसका नाम पुकारने लगा था। बोलो। वो रुककर उसके जानिब पलटी, बेरुखी के इंतहा को छूते हुए गोया हुई थी। एक लम्हे के लिए अमन को महसूस हुआ जैसे वो जानती ही नहीं है उसे। इन पेपर्स पर साइन चाहिए थे तुम्हारे, उसने संजीदगी से कहते ही जूनी उसके जानिब आई थी। टेबल पर पड़ा पेन और फाइल उठाकर बगैर पढ़े खड़े खड़े ही साइन करने लगी थी। ऐसे भी क्या जल्दी है कि बैठकर पढ़ने की जहमत भी नहीं कर रही हो? वो दांत पीसते हुए टोकने लगा था। क्या लिखा है इनमें? शॉर्ट करके बता दो, मेरा मूड नहीं है पढ़ने का। वो बेजारियत जाहिर कर रही थी, इस कदर बेजारियत कि अमन को महसूस हुआ कि वो उसके साथ एक लम्हे भी नहीं रहना चाहती। बिलेरी आंखों वाली लड़की की बेजारियत अमन का पारा हाई कर रही थी। उसने गुस्से की शिद्दत से अपनी मुट्ठियाँ भींची। खुद पढ़ लो, इतना पैसा अंगूठा छपवाने के लिए नहीं तो नहीं लगा रहा हूँ तुम पर। अगर आपके दिल में सामने वाले के लिए खटास आ जाए तो फिर उसकी हर बात ही छुपती हुई मालूम होती है। माना वो सिर्फ चोट कर रहा था कि वो पढ़े डॉक्यूमेंट्स को, मगर जूनी को वो तंज लगा जैसे वो अपने एहसानात जता रहा है। ओह, तो तुम ये जता रहे हो कि तुम मेरी तालीम पर बड़ा पैसा लगा रहे हो? उस लड़की की आंखों में गुस्सा उभर आया था, जिन्हें देखते ही अमन ने फ़ौरन ही अपनी पेशानी मसली। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। उसकी आवाज़ में फ़ौरन लचक आई थी। वो बात बढ़ाने नहीं चाहता था, पहले ही बहुत परेशान था वो। मतलब जो भी था, आइंदा मुझ पर यह एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी काबिलियत पर स्कॉलरशिप हासिल कर सकती हूँ, वो जताकर कहती हुई अभी भी पढ़ने की जहमत किए बगैर डॉक्यूमेंट पर साइन करके टेबल पर पटक कर अपने कमरे की जानिब चलती थी। जू, मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया है तुमने? असल आने का मकसद तो अब ज़बान पे आया था। वो इतनी दूर पेपर साइन कराने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपनी बीवी के ब्लॉक लिस्ट से निकलने आया था। सिर्फ 4 दिन हुए थे ब्लॉक हुए और वो पागल हो चुका था, इस कदर पागल के सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चला आया। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़ी बातें करते हो मुझसे। उस लड़की ने पलट कर तंज का तीर मारा था। जू, मेरे पास तुम्हारे इन बच्चे वालों खेलों का वक्त नहीं है। तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कितना परेशान हुआ हूँ तुम्हारे लिए इन 4 दिनों में? 4 दिनों से उसके अंदर लावा पक रहा था कि अब उस लड़की ने ब्लॉक किया तो किया कैसे? क्या उस लड़की को इतनी भी समझ नहीं कि वो परेशान हो जाएगा? जूनी ने एक लफ्ज़ न कहा, उसे चीखने दिया खुद पर। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं मैं कितना बिज़ी रहा हूँ ये आजकल। मुझे सोने तक का वक्त नहीं मिलता ठीक तरह, खाने का वक्त नहीं मिलता, और इन सब के बावजूद मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ ये देखने कि तुम ठीक हो या नहीं। जू, प्लीज़ थोड़ा तो समझने की कोशिश करो मेरे हालत को, मेरे मामलात को, मेरी मुश्किलात को। कब तक बच्ची बनी रहोगी? उसके नाजुक बाजू पकड़कर एक झटके से खींचा। वो चुलबुली गुड़िया अगले ही पल उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। उसके अचानक अमल पर बिलोरी खूबसूरत आंखों में मारे शौक के फैली थी। वो हर जगह देख रही थी सिवाय उन नौजवान की आंखों के। मुकाबिल को उसका ये अदा व बेनियाजी शदीद जहर मालूम हुई, इसीलिए कि उसकी नर्म ठोड़ी सख्ती से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, अपनी गहरी व गुस्सैली आंखों में झांकने पर मजबूर किया। माना उसने लहजा नरम रखा था, मगर दबा दबा गुस्सा फिर भी उभर ही आया था उसकी आवाज़ में। 1 मिनट, शायद तुम्हें पता नहीं है, औरत बचकाना हरकतें भी उसी मर्द के सामने करती है जो उसके लाड उठाता है, और अब वो बाप, भाई हो या शौहर। पर तुम तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते, लाड क्या ख्वाब उठाओगे? उसने आखिरी जुमला मुकाबिल को जताते हुए चोट करने वाले अंदाज में अदा किया था। मेरे पास वक्त नहीं होता तुमसे बात करने का। वो दूबदू गोया हुआ। यकीनन वो उसको चोट को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था, क्योंकि ये अल्फाज बोलने वाली कोई आम औरत नहीं थी। वो औरत थी जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है।
जिसके लिए वो अपने नज़दीक सब कुछ कर रहा है। तुम चाहते क्या हो अमन बख्श? मैं दिन रातों में कॉल्स में मैसेजेस करती रहूं दीवानों की तरह और तुम बेनियाज बादशाह बने मुझे इग्नोर करते रहो। वो दांत पीसते तन से इस्तफसार करने लगी थी। वो नहीं कह सका, मगर चाहता वो वाकई यही था कि वो भले ही उससे बात ना कर सके, उसकी कॉल रिसीव ना कर सके, मगर वो कॉल्स करना ना छोड़े, क्योंकि इतनी दूरी वो मसरूफियात में ये वाहिद चीज़ थी जो उन्हें जोड़ कर रख रही थी। ये भी ख़त्म हो गई तो वो उस पर बहुत दूर चली जाएगी। कम से कम ब्लॉक ना करो। वो बहुत ऐसे से गोया हुआ, जैसे भिनभिना रहा हो। उसकी आंखें मिन्नत करती मालूम हुई थी। इन आंखों में न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी कि वो चाह कर भी मज़ीद गुस्सा कायम ना रख सकी थी। मैं नहीं निकालने वाली तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट से। ज़्यादा फिक्र कभी लाहक हो तो मेरे बाप को कॉल करके मेरे मुतालिक पूछ लेना, अगर आप जैसे मसरूफ़ बंदे को वक्त मैसर आ जाए तो। हाँ, भिगो भिगो के जूते मार रही थी वो अमन को, बिलोरी आंखों से घुर्रा कर अपना बाजू झटके से छुड़वाती मुड़कर जाने लगी। ठीक है, रखो मेरा नंबर अपनी ब्लॉक लिस्ट में शौक से, मगर सामान पैक करो। क्या? हमारे शौक के पीछे मुड़ी थी। वही जो तुमने सुना है, सामान पैक करो जू। हम वापस जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया है तुम्हें खुद से दूर करके मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती की है। जब तुम करीब थी कम से कम तुम्हें मेरा एहसास तो था। हमारे दरमियान ये लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। अमन का इरादा उसे अपने साथ ले जाने का था। वो समझ चुका था ये फासले उनके दरमियान दूरी का सबब बन रहे हैं। अमन, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। मेरी पढ़ाई चल रही है। वो एहतजाजन चीखी थी। पर देने के बाद दोबारा कैद करने का क्या मतलब? उसके नज़दीक अमन जुल्म कर रहा था अब के उसकी जान पर। पहले उसकी आंखों को ख्वाब दिखाए और अब वो खुद ही उन्हें नोच रहा है। जू, मैं कोई बहस नहीं चाहता। तुम मेरे साथ चल रही हो और ये फाइनल है। जाओ, जाकर सामान पैक करो। इस बार वो सख्ती से हुक्मखाना अंदाज में गोया हुआ था। तुम फिर मुझ पर एक कमरे में कैद करना चाहते हो? इस लड़के की आंखों में सुर्खियों की डोरियां नुमाया थीं। वो दांत पीसते हुए इस्तफसार करने लगी। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।